हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर खरीद से होंगे और साथ साथ अपना जो क्वालिटी टाइम है वो अकाउंटिंग को दे रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो यूनिट देखने जा रहे हैं, लेक्चर देखने जा रहे हैं, वो यूनिट नंबर 6 है। इसका टाइटल है अकाउंटिंग साइकिल। इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड के लिए आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा और आपको याद करवाऊंगा कि हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसमें था कि अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस। सिस्टमैटिक प्रोसेस और सिस्टमैटिक प्रोसेस की एग्जांपल वहां पे ये कोट की गई थी कि लाइक वॉच के एक सिस्टम है, उसके एक स्टेप्स हैं और वो 1 2 अप टू सो ऑन, और उस तरह से वो प्रोसेस बार बार रिपीट किए जाते हैं। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये सिस्टमेटिक प्रोसेस जो है, इसी का नाम अकाउंटिंग साइकिल है। और इसमें कंप्लीटली एक सीक्वेंस है, कंप्लीटली डिफरेंट स्टेप्स हैं। कुछ स्टेप्स पहले किए जाते हैं और उसके बाद कुछ आगे स्टेप्स किए जाते हैं। सो आज हम देखेंगे इंशाल्लाह कि अकाउंटिंग के अच्छा अकाउंटिंग साइकिल के बारे में मैं आपको बता दूं कि आप डिफरेंट बुक्स को देखेंगे तो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरह से अकाउंटिंग साइकिल शो किए गए, अकाउंटिंग साइकिल में स्टेप शो किए गए। कुछ बुक्स में आप देखेंगे कि जैसे हमने यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमने अलग अलग शो किए हैं, जैसे इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आप देखेंगे कुछ आपको अकाउंटिंग साइकिल ऐसे भी नजर आएंगे जहाँ पे स्टेप्स सिर्फ एक ही स्टेप में उन्होंने ये 3 4 चीजों को इकट्ठा कर देंगे और वहां पे लिखा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें कि इसकी क्वांटिटी में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन इसका ओवरऑल जो प्रोसीजर है वो भी उसमें कंप्लीट ही किया जाएगा। यहाँ पे जो आपके लिए अकाउंटिंग साइकिल में लेके आया हूँ, उसके जो स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स, वो 13 हैं, 13 स्टेप्स हैं। स्टार्ट होते हैं स्टेप नंबर 1 से, देन 2 3 और इसी तरह से आखिर में जाके आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन से स्टार्ट करते हैं और आखिर में पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस पे आपका अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट होता है और फिर उसी तरह से आगे चलता है। इसको थोड़ा सा अगर देखा जाए तो ये जो सबसे पहली चीज हमारे पास जो आती है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन होती है। इसको हम डिस्कस करेंगे, फिर सोर्स डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। सोर्स डॉक्यूमेंट्स उसके बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस जो क्वांटिटेटिव, ये पहले 2 स्टेप्स जो हैं विच ये टू सम एक्सटेंट ये थ्योरेटिकल हैं, लेकिन इसके बाद जो जर्नल है वो जैसे काउंटिंग का न्यूमेरिकल टाइप का पोर्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से ही हम जर्नल एंट्री से ही आपका द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे लेजर ट्रायल बैलेंस और इसी तरह से ये चीजें चलेंगी। सो ये अकाउंटिंग साइकिल होता है। और अकाउंटिंग साइकिल पे जाने से पहले कुछ 1 2 3 टर्मिनोलॉजी जो बहुत ज्यादा यूज की जाती हैं, जिसको थोड़ा सा आपको भी उसका अंदाजा होना चाहिए। 3 टर्मिनोलॉजी है स्टूडेंट्स, जिनको बाज औकात एक दूसरे के मानी में यूज किया जाता है, लेकिन वो तीनों एक तीनों का तीनों जो हैं उनमें आपस में फर्क है, एक दूसरे में से फर्क है। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है बुक कीपिंग, देन अकाउंटिंग एंड देन अकाउंटेंसी। 3 चीजें। मैं आपको डायग्राम को जरा गौर से देखें तो डायग्राम से आपको आइडिया बन जाएगा कि ये है क्या है, फिर उसको हम डिटेल से देखते हैं। देखो, ये डायग्राम को अगर आप गौर करें तो जो इसका बिल्कुल इनर सर्कल है ये बुक कीपिंग है। ये बुक कीपिंग सबसे छोटा पार्ट है अकाउंटिंग का। फिर जब उससे आगे चले जाएं तो अकाउंटिंग जो है वो बुक कीपिंग से बड़ा पार्ट है, मीन बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी स्किल चाहिए। या स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ज्यादा समझ आने वाली बात है कि जो बुक कीपर होते हैं या जो जिनका नॉलेज बुक कीपिंग तक होता है वो लिमिटेड नॉलेज होता है, लाइक अ क्लर्क। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के वो लोग जिनके पास एक लिमिटेड नॉलेज है उनको बुक कीपर बोला जाता है। जिनके पास थोड़ा अच्छा नॉलेज है उनको अकाउंटेंट बोला जाता है। और अकाउंटेंसी जो है वो सबसे ब्रॉड टर्म है, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें न सिर्फ अकाउंटिंग बल्कि उसमें कास्ट अकाउंटिंग और अलाइड सब्जेक्ट जो है लाइक टैक्सेशन और ऑडिटिंग वो भी शामिल होते हैं। तो सिंपल, बुक कीपिंग इज द फर्स्ट फेज, अकाउंटिंग इज द सेकंड फेज एंड अकाउंटेंसी इज द फाइनल थिंग। ठीक है, इसको हम अभी देखते हैं। बुक कीपिंग
शुड नॉट बी कंफ्यूज विद अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। तीनों की तीन टर्म्स जो है ये डिफरेंस है, इनके अंदर इनका फर्क है, ठीक है। अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। A person with a little knowledge of accounting may fail to understand the difference between these terms. लेकिन आपने इसका difference को clear कर, therefore it is useful to understand these differences. So first of all, I would like to explain the bookkeeping. Bookkeeping is the small part in the field of accounting. As I said, this is a most a starting point, or this is the um, this is the very first step of accounting is called a bookkeeping. छोटा part है ये, this is a small part, ठीक है। And a simplest part, just like arithmetic in the field of a mathematics, जैसा कि यहाँ पे example है, अगर आप mathematics is the broad field और mathematics का starting point को अगर आप देखें, that is called arithmetic. Arithmetic is the part whereas the mathematics is a whole thing. द वर्क इज क्लेरिकल नेचर। ये बुक कीपिंग की बात की जा रही है कि बुक कीपिंग का जो काम है वो क्लेरिकल नेचर का होता है, एंड इट मे बी परफॉर्म बाय द ऑफिस वर्कर और अ मशीन और अ कंप्यूटर। इसको इसको ये देखा होगा आपने कि ये थ्रू कंप्यूटर भी की जा सकती है। द फंक्शन ऑफ द बुक कीपिंग इज टू प्रॉपर्ली रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सिंपल सी बात याद रखिए, यहाँ पे मैं आपको अकाउंटिंग साइकिल की तरफ ही लेके जाता हूँ कि जी बुक कीपर जो होते हैं प्रैक्टिकली स्पीकिंग उनका काम क्या होता है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। अगर आप यहाँ से यहाँ पे आ जाएं, अकाउंटिंग साइकिल की तरफ आ जाए स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे कि वो लोग जिनको जर्नल का नॉलेज होगा, जर्नल में एंट्री पास करने का, ये जी दो स्टेप तो मैं अभी आपको डिटेल से डिस्कस करूंगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड सोर्स डॉक्यूमेंट, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। ये इसमें कोई खास हमारी अकाउंटिंग इन्वॉल्व नहीं होती। अकाउंटिंग हमारी ये स्टेप नंबर 3 से स्टार्ट होती है, तो मैं इसी को फोकस करता हूँ। जो बुक कीपर होते हैं, मैं बुक कीपर की बात करना चाह रहा हूँ कि बुक कीपर के पास कितना नॉलेज होता है। तो बुक कीपर के पास एक अकाउंटिंग जर्नल जर्नल का उसको नॉलेज होगा कि कैसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर आपकी ट्रांजेक्शन पास किए जा सकता है। सेकंड, उसके पास जो नॉलेज होगा वो लेजर का नॉलेज होता है, और थर्ड वन उसके पास ट्रायल बैलेंस का नॉलेज होता है। बस स्टेप नंबर 5 तक एक बंदा ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लेरिकल नेचर का बंदा है, उसके पास सिर्फ इतना उसको पता होता है कि जी हाउ टू पास अ जर्नल एंट्री, हाउ टू पोस्ट एंड हाउ टू मेक अ ट्रायल बैलेंस। तीन चीजों का उसके पास नॉलेज होता है, उसको हम बुक कीपर बोलते हैं। सो बुक कीपिंग इज द फर्स्ट फेज ऑफ द अकाउंटिंग। यस देखें, ये फर्स्ट फेज है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग यहाँ से स्टार्ट हुई है ना। अकाउंटिंग में हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, फिर जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस करेंगे। तो जो बुक कीपर होता है वो आपकी इनिशियल आपको इंफॉर्मेशन और इनिशियल आपकी जो अकाउंटिंग है उसमें आपको हेल्प आउट कर रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग। द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बिगेन्स वेयर बुक कीपिंग प्रोसेस एंड्स। अल्टीमेटली जब आपका ट्रायल बैलेंस बन जाएगा तो उसके बाद आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। ऑल्दो अकाउंटिंग स्टार्ट से ही स्टार्ट है, लेकिन दैट इज अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग, इज आल्सो पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन ये कि जहाँ पे आपकी बुक कीपिंग प्रोसेस खत्म होगा, जरूर वहां से अकाउंटिंग का काम शुरू हो जाएगा। इसमें सिंपल सी बात है, एक बंदा जिसके पास ज्यादा नॉलेज होगा, अब एक बंदा जिसके पास सिर्फ 5 स्टेप का नॉलेज है उसको हम बुक कीपर बोलेंगे। लेकिन जिस बंदे के पास सारे स्टेप्स का 13 स्टेप्स का नॉलेज है, वो बुक कीपर भी होगा और प्लस उसके पास एक्स्ट्रा नॉलेज भी होगा, तब वो जाके आपका अकाउंटेंट बनेगा। जैसा कि आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, हमने स्टार्ट में, फिर मैं आपको वही यूनिट 1 की तरफ लेके जाता हूँ जिसमें हमने कहा था कि एंड रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बंदा स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना भी सके, उसको इंटरप्रेट भी कर सके, तो उसको हम वो अकाउंटिंग के अंदर आएगी और उस बंदे को हम अकाउंटेंट बोलेंगे। सिंपल सी बात है। एक बंदा जिसके पास सिर्फ 5 स्टेप का नॉलेज है, ट्रायल बैलेंस तक का नॉलेज, उसको बुक कीपर बोला जाएगा, और जिसके पास पूरे अकाउंटिंग साइकिल का नॉलेज है उसको अकाउंटिंग या अकाउंटेंट बोला जाएगा, जो भी अगर आप सब्जेक्ट वाइज बात कर रहे हैं या किसी इंडिविजुअल वाइज बात कर रहे हैं। अकाउंटिंग इज अ ब्रॉड सब्जेक्ट इन द फाइनल फेज। ओके, इसमें सारी चीजें कंप्लीट होंगी। इसमें द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये फंक्शन ऑफ द अकाउंटिंग इज टू क्लासिफाई, रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन, समराइज, इंटरप्रेट, कलेक्ट, सारा कुछ उसके अंदर आ जाएगा। ये लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग इंक्लूड्स नॉट ओनली मेंटेनेंस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ये सिर्फ नहीं है। देखो बुक कीपर क्या करेगा, सिर्फ अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा, ट्रांजैक्शन को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर पास करेगा, ट्रांजैक्शन को बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री के अंदर ट्रांसफर करेगा,
लेकिन जो आपका अकाउंटेंट है वो ये जरूरी काम करेगा, ये वाली आगे जो लिखा हुआ है ये बहुत जरूरी काम है। आल्सो प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डेटा को सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम में इन कर देना, जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड कर देना या उसका ट्रायल बैलेंस तक उसको पहुंचा देना इनफ नहीं है हमारे लिए। डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे पहली चीज ये है कि हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो। हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अपना अपना काम है। इनकम स्टेटमेंट की अपनी अफादियत है, एक इनकम स्टेटमेंट का अपना एडवांटेज है, इनकम स्टेटमेंट को देखने का अपना अंदाज है, इनकम स्टेटमेंट से जो डिसीजन मिलते हैं या उससे इन्फ्लुएंस होती है वो अपनी एक स्टाइल है। इसी तरह से बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का अपना काम है। इसी तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ ऑनर के लिए चार की चार स्टेटमेंट। एक पहली चीज है उनको बनाना, उसको प्रिपेयर करना, ट्रू एंड फेयर प्रिपेयर करना। उसके अंदर किसी किस्म का ओवर एस्टिमेशन, अंडर एस्टिमेशन या करप्शन या विंडो ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब वो प्रिपेयर हो जाए फिर इसको इंटरप्रेट करना है। तो स्टूडेंट्स, इंटरप्रेट करने से मेरी मुराद ये है कि वो बताना कि ये क्या बता रहे हैं। ये जो इनकम स्टेटमेंट के फैक्ट्स एंड फिगर लिखे हुए, इतना रेवेन्यू, इतना एक्सपेंस, इतना प्रॉफिट, ब्ला 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 ब्ला, ये क्या शो कर रहे हैं। और उसके साथ साथ उसको कंपैरिजन करना, पिछले सालों के साथ कंपैरिजन करना कि पिछले साल हमारे पास इसी टाइम में क्या पोजीशन थी और आइंदा फ्यूचर में उसकी एस्टिमेशन करना और साथ साथ कंपेटिटर के साथ एनालिसिस करना। ये सारी चीजें उसके इंटरप्रिटेशन के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। तो सिंपल अकाउंटेंट के पास एक ज्यादा नॉलेज होता है और उसके पास ज्यादा ये नॉलेज होता है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर भी कर सकता है और उसको इंटरप्रेट भी कर सकता है। अगर ये आप बिल्कुल ये आखिरी दो तीन चार वर्ड को अपने माइंड में रख लें तो आपकी सारी बात क्लियर हो जाएगी कि सिर्फ और सिर्फ जो हमारा बुक कीपर है वो तो सिर्फ एक डेटा एंट्री करता है, डेटा प्रोवाइड करता है, लेकिन उस डेटा के ऊपर एक फॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन और फॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के बाद उसकी इंटरप्रिटेशन ये आपके अकाउंटेंट करता है। अब स्टूडेंट्स हम तीसरे अहम टॉपिक की तरफ आते हैं विच इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी को अगर गौर से देखा जाए, जैसा कि इस डायग्राम के अंदर भी रिफ्लेक्ट की जा रही है कि ये टोटली का सबसे ब्रॉड फील्ड है। ब्रॉड फील्ड के ये एक सबसे अगर फील्ड की बात की जाए, अगर टर्म की बात की जाए तो ये सबसे ज्यादा बेहतर टर्म है जिसके अंदर सारी चीजें आपकी इन्वॉल्व हो जाती हैं। इसके अंदर आपकी बुक कीपिंग भी शामिल है और इसके अंदर आपकी अकाउंटिंग दोनों शामिल है। द टू वर्ड अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, ये देखें ये कॉमन मिस्टेक, इसको कंसिडर किया जाता है कि नॉर्मली हम अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी दोनों वर्ड्स को एक ही सेंस में उसको कंसिडर करते हैं। हालांकि ये बात ट्रू नहीं है। अकाउंटेंसी टोटल डिफरेंट चीज और अकाउंटिंग टोटल डिफरेंट चीज है। are often used to mean same thing but it's not true. Accountancy is the main subject। ये देखें, ये this is the most important line कि accountancy तो मेन सब्जेक्ट की बात की जा रही है लेकिन अकाउंटिंग इज वन ऑफ इट्स ब्रांच। अकाउंटिंग एक ब्रांच का नाम है और अकाउंटेंसी पूरी एक ब्रॉड फील्ड है। द वर्ड अकाउंटेंसी इज सो एक्सटेंसिव, सबसे ज्यादा जो एक्सटेंसिव वर्ड है या ब्रॉड वर्ड है या बिग टर्म है वो आपकी अकाउंटेंसी है। इसलिए कि अकाउंटेंसी, द स्कोप ऑफ अकाउंटेंसी इज सो वाइडर, इसका सो एक्सटेंसिव अकाउंटिंग का। अब जरा समझना है कि इसका क्यों इतना ज्यादा ब्रॉडर आपका टर्म है। तो याद रखिएगा दिस दिस सब्जेक्ट दिस टर्म अकाउंटेंसी कवर अकाउंटेंसी, अकाउंट बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, कास्टिंग, ऑडिटिंग। मीन आपकी जो वर्ड बेटा अकाउंटेंसी है उसमें अकाउंटिंग भी शामिल है और आपको पता है अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग भी आ जाती है। और उसके अलावा जो जिनको मैं अलाइड सब्जेक्ट या अलाइड एरियाज बोलूंगा, जो अकाउंटिंग के अलाइड एरियाज हैं वो भी शामिल हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको मेंशन करके दी कि कास्टिंग, कास्टिंग हमारा एक डिफरेंट अकाउंटिंग के अंदर एक अलग एरिया है। इसी तरह ऑडिटिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, टैक्सेशन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। इसी तरह से जो इंटरनेशनल फाइनेंस और साथ जो भी चीजें हमारी इन्वॉल्व हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इवन, वो भी आपकी सारी की सारी जो चीजें वो आपकी अकाउंटेंसी के अंदर आएंगी। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक मेरे ख्याल से एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज के लेक्चर की जो है उसको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताऊं कि इंशाल्लाह जब भी आप आज के बाद या कभी भी आपके कुछ अर्सा बाद जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, एज एन इंटर्नी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब पार्ट टाइम जॉब करने के लिए जा रहे हैं या जो भी आपका काम है,
और अगर आपको एक अकाउंटिंग की पोजीशन या अकाउंटेंट की पोजीशन मिल जाती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग फंक्शन हैं अगर, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली ये है कि इवन अगर आप अपनी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए बात ये होगी कि आपने ऑर्गेनाइजेशन से इन्फॉर्म करना है, उनसे पूछना है कि जी आप कौन सा बेसिस या सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग यूज कर रहे हैं। अकाउंटिंग के अंदर दो बड़े सिस्टम या दो बड़े बेसिस हैं, और याद रखें स्टूडेंट्स कि जब हम कभी भी अपना इवन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के अंदर किसी कंपनी को सेट कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले दूसरे बल्कि सबसे पहले क्या दूसरे तीसरे स्टेप के अंदर आप इवन आप पीटी यूज कर रहे हैं या क्विक बुक या टैली कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि 2-3 स्टेप्स के बाद आपसे जरूर पूछा जाएगा कि जो अकाउंटिंग सिस्टम आप बनाने जा रहे हैं उसके अंदर आप कौन सा सिस्टम यूज करेंगे। आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज करेंगे आप इस कंपनी के लिए, या एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। नॉर्मली कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक पुराना मेथड था जो आजकल बहुत रेयर है। मेरे ख्याल से आई थिंक 5% भी शायद नो, और वो भी जो होगा वो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर होगा। आपका जो मेथड यूज किया जाता है या जो सॉरी मेथड नहीं, जो सिस्टम यूज किया जाता है या जिसको हम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं, वो आपका एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। तो हम भी आपके लिए एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही यूज करेंगे आपके कोर्स के अंदर। और एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो एक्सेप्टेबल है अंडर द गैप। जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो भी एक्सेप्टेबल करते हैं एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को, और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को एक्सेप्टेबल नहीं किया जाता। इसको हम आगे चल के डिटेल से देखेंगे कि जो आपका एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ये ज्यादा ज्यादा ऑब्जेक्टिव है, ये ज्यादा क्लियर है, इसमें ज्यादा ट्रू एंड फेयर पोजीशन आपकी बिजनेस की आप शो कर सकते हैं। इसमें बेहतरी से आप ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ द प्रॉफिट आप शो कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के। इसको हम देखेंगे। तो मैं सिंपल ये कहना चाह रहा हूँ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और दूसरी बात ये है कि हम इंशाल्लाह एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को यूज करेंगे। चले हम दोनों को देख लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, और फिर आपको उसको समझने में आसानी होती है। चले आते हैं स्लाइड पे। System or basis of accounting. There are two system or basis of accounting. One is called cash basis of accounting and other one is called accrual basis of accounting. इसको पढ़ना है accrual basis of accounting. The difference between two system of accounting is when, देखें ये important बात अपने माइंड में अब रख लेनी है। मेन चीज क्या देखनी है सिस्टम के अंदर कि व्हेन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। इस चीज को बड़े गौर से रखना। देखो हम अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर आपकी जिसको आप जर्नल बोलते हैं या जिसको जर्नल बोला जाता है, समटाइम इसको जर्नल प्रॉपर भी बोला जाता है। उसके अंदर चूंकि हमने एंट्री पास करनी है, रिकॉर्डिंग करनी है, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा सिस्टम है। हमने एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के तहत हमने अकाउंटिंग करनी है, या हमने कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के तहत हमने अकाउंटिंग करनी है। तो और ये जो बेसिस है ये आपको क्या फायदा देते हैं कि ये बताते हैं कि आपने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को कब रिकॉर्ड करना है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को कब रिकॉर्ड करना है। ये चीज अपने लिए अपने माइंड में रखेंगे तो आपको आगे समझ आने में आसानी होगी कि व्हेन रेवेन्यू और एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। आगे चलता हूँ। सबसे पहला आगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ इसको वर्कबुक को देखने से पहले मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, जैसा कि नाम से जाहिर है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और कैश अकाउंटिंग। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग या कैश अकाउंटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होगी वो कैश ही है। जैसा कि नाम से जाहिर है हमारा फोकस कैश पे होगा। हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है कि रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करना है और एक्सपेंस को कब रिकॉर्ड करना है। अगर हमारे पास कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है या कैश अकाउंटिंग के तहत हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो याद रखो हम क्या करेंगे, हम कैश को देखेंगे। जब कैश इनफ्लो आएगी तो उसके रिकॉर्ड कर देंगे, मीन कैश हमारे पास आएगी तो रिकॉर्ड करेंगे, और जब कैश हमारे पास जाएगी तो रिकॉर्ड करेंगे। इस सिस्टम के अंदर देयर इज अ नो अकाउंट पेएबल, देयर इज अ नो अकाउंट रिसीवेबल। इसमें कोई उधार की बात नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने मैंने आज आज मैंने मशीनरी परचेज की है, तो आज ही अगर मैंने इसको कैश दी है, आज अगर डेट 8 अप्रैल है, आज मैंने अगर उसको कैश दी है तो आज ही रिकॉर्ड कर दिया जाएगा।
अगर इसको एक और तरह से देखें, अगर मैंने आज उसको कैश नहीं दी, मैंने उनसे वादा किया कि मैं आपको 5 दिन के बाद कैश दूंगा, तो याद रखिएगा आज कोई फॉर्मल एंट्री पास नहीं की जाएगी, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी। ठीक है, आप इनफॉर्मली किसी जगह अपने मेमोरेंडम एंट्री पास कर सकते हैं, अपने याद के लिए कहीं उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर नहीं होगी। क्योंकि कैश बेसिस हमें ये बताता है कि जब आप एक्चुअली कैश आप किसी को दें तो रिकॉर्ड करें, और जब आपके पास एक्चुअली कैश कभी आपके पास आए तो आपने रिकॉर्ड करना है। लिहाजा और एक और चीज देखो, फॉर एग्जांपल आप अगर इफ यू आर अ सेलर, आप कोई चीज सेल कर रहे हैं और अगर आज ही कैश रिसीव कर रहे हैं 8 अप्रैल को, तो आज ही आप उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर नोट करेंगे, चूंकि आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को डील कर रहे हैं। लेकिन अगर उस बंदे ने आज आपको कैश नहीं दी, उसने कहा कि मैं 5 दिनों के बाद दूंगा, और 5 दिनों के बाद वो एक्चुअली दे भी, अगर जिस दिन वो आपको कैश प्रोवाइड करेगा, जब आपके पास कैश आएगी, तो उस वक्त आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। चलें इसको पढ़ते हैं। विद द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज की वर्डिंग या रिकॉर्डिंग की वर्डिंग सेम है, व्हेन कैश रिसीव। सिर्फ आपने ये देखना है, क्योंकि हम एक्सपेंस और रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने का सोच रहे हैं, कब करेंगे, तो याद रखें जब आपके पास रेवेन्यू का सेंस देखें तो कैश जब आपके पास रिसीव होगी तो उस दिन आप रिकॉर्ड करेंगे, ओके। और एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन पेड, एक्सपेंसेस को आप उस दिन रिकॉग्नाइज करेंगे या रिकॉर्ड करेंगे जब आप पे करेंगे, एक्चुअली कैश आपसे जाएगी। in this system, in this accounting system, in which our revenue or expenses are recorded when actually cash or a check are received or paid। मतलब आपने एक्चुअली देखना है, आपने सिर्फ, मैंने आपको बताया देयर इज नो अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल, देयर इज नो क्रेडिट, देयर इज नो अकाउंट पेएबल सॉर्ट ऑफ थिंग, कि आपने कोई उधार वाला खाता नहीं है उसमें, इसमें नकदो नकद वाला खाता है। वो मजे की बात बताऊं आपको, वो जैसे नहीं लिखा होता, हम कभी जाते हैं कोई परचेज करने के लिए तो दुकान के ऊपर लिखा होता है नकद बड़े शौक से, उधार अगले शौक से। तो सिंपल ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी इसी रूल को फॉलो करते हैं कि सिर्फ नकद नकद की बात है। अगर नकद आपके पास आया है, कैश आपके पास आए तो रिकॉर्ड करें, और अगर आपने कैश पे किए तो रिकॉर्ड करें, इन बिटवीन कुछ रिकॉर्ड नहीं करना आपने। The same principle apply for the income and other transaction. Income is recorded when cash is actually received. There is a no account payable or account receivable. Let's take an example of a utility bill like electricity, telephone, etc. The bill of the January is received on the 5th February. Definitely, हमें पता है कि जो जनवरी में आप बिजली यूज करते हैं उसका एक महीने के बाद बिल आता है, फरवरी में आता है। और फरवरी में अगर आपका बिल आया है और आपकी अगर इफ द ड्यू डेट इज 15 फरवरी, इफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉलो द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इट विल रिकॉर्ड एक्सपेंस ऑन द 5th फरवरी, अज्यूमिंग कि जी आपने आखिरी दिन आप अगर बिल जमा करवा रहे हैं। 5 के बाद किसी भी दिन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक, कभी भी अगर जिस दिन आप बिल एक्चुअली पेमेंट करेंगे उस दिन आपने रिकॉर्ड के। इस एग्जांपल में अज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग थोड़े लेजी हैं, तो हम लोग नॉर्मली जो बिल वगैरह होते हैं वो आखिरी दिन ही जमा करवाते हैं, इसलिए मेरे एग्जांपल में जब भी जिस दिन भी होगा आप उसको देखें। कैश बेसिस अकाउंट रेफर टू द बुक कीपिंग ऑफ अ कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो, फोकस कैश, बस हमने कैश को देखना है, कैश आएगी तो रिकॉर्ड, कैश जाएगी तो रिकॉर्ड, बस हमारा और कुछ नहीं है इसके अंदर। आगे चलता हूँ, एक्रूल अकाउंटिंग, एक्रूल अकाउंटिंग की बात करता हूँ। स्टूडेंट्स एक्रूल बेसिस हम यूज करेंगे विच इज एक्सेप्टेबल अंडर द गैप, और यही मॉडर्न सिस्टम है आपके अकाउंटिंग का। एक्रूल में ये पहली बात समझे कि एक्रूल के अंदर कैश सिर्फ नहीं है, सिर्फ कैश नहीं, कैश भी है और साथ साथ क्रेडिट भी है। इसमें ये ऐसी अकाउंटिंग है जहाँ पे कैश एज वेल एज क्रेडिट, इसमें आपको अकाउंट रिसीवेबल की आपने अकाउंटिंग करनी है, आपने अकाउंट पेएबल की भी आपने अकाउंटिंग करनी है, कैश की भी आपने अकाउंटिंग करनी है, सारी हर तरह की अकाउंटिंग करनी है। इसमें फोकस कुछ नहीं है, फोकस जो है, अब फोकस मीन कैश फोकस नहीं है, फिर इसमें फोकस क्या है, जरा गौर से सुनिएगा, ये मेरी छोटी सी बात है, अबाउट 10 सेकंड की बात है, लेकिन ये सारा जो जो एक्रूवल बेसिस की जो जान है वो इस अगले 10 सेकंड के अंदर है। याद रखिए स्टूडेंट, जब भी हम एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं या एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक्सपेंस इनकर्ड हुआ है, सिर्फ लफ्ज याद रखना है। वहां पे ऊपर हमने बात की ना कि एक्सपेंस को उस वक्त देखते हैं जब कैश हम पे करते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं, कैश बेसिस की बात की। यहां मैं कह रहा हूँ
एक्सपेंस को हम उस वक्त रिकॉर्ड करेंगे जब एक्सपेंस इनकर हो जाएगा। इनकर, अगेन इनकर, चलो इनकर को बात करते हैं। और रेवेन्यू को उस वक्त रिकॉर्ड करेंगे जब रेवेन्यू अर्न हो जाएगा। अर्न, अर्न। अब हमें कैश बेसिस में तो समझ लगती थी कि जी प्रैक्टिकली या कैश इनफ्लो और एक्चुअली कैश आउटफ्लो, एक्चुअली इन कैश इनफ्लो उस वक्त होता था जब रेवेन्यू रिकॉर्ड करते थे, और एक्चुअली कैश चेक आउटफ्लो उस वक्त होता था जब हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करते थे। ये बात तो दिल को लगती है, लेकिन ये बात तो दिल को नहीं लगती कि एक्सपेंस इनकर और रेवेन्यू अर्न्ड, इन दोनों टर्म्स को जरा समझना होगा छोटा सा। अब मेरी जरा बात सुने, एक्सपेंस कब इनकर होते हैं? जब एक्सपेंस इनकर हो रिकॉर्ड कर दो। हमने नहीं देखना कि कैश आई है या कैश गई है, हमारा किसी तरह से कोई तलक एक्रूवल बेसिस में कैश के साथ लिंक नहीं करते हैं हम। हमने सिर्फ क्या देखना है, कंडीशन क्या है कि एक्सपेंस उस वक्त रिकॉर्ड करें जब इनकर हो जाए, और रेवेन्यू उस वक्त रिकॉर्ड करें जब अर्न हो जाए। अब क्वेश्चन ये है कि यार एक्सपेंस कब कब इनकर होंगे? फ्रेंडली स्पीकिंग, और जो रेवेन्यू है वो कब अर्न होंगे? तो उसके लिए सिंपल सी मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ, जरा सुने हो से। देखो मेरी बात सुनो, ये इलेक्ट्रिसिटी के बिल की हमने एग्जांपल दी ना, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया था फरवरी में, तो हमने इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कब हुआ था? तो इलेक्ट्रिसिटी तो हमने जनवरी में जलाई थी ना। पूरा जनवरी में हम अपनी मशीनें चलाते रहे, फैक्ट्रियां चलाते रहे, बिजली यूज होती रही 31 जनवरी तक बिजली यूज होती रही है ना। और 31 जनवरी तक जो बिजली यूज हुई है, मैं सपोज करता हूँ या 20 जनवरी तक जो यूज हुई है, जो भी आपकी डेट था, बिलिंग डेट जो भी है, उसके बाद आपका बिल आया है। तो जरा गौर से देखो इनकर क्या होता है। याद रखें, ये जो एक्सपेंस है ये जनवरी में इनकर हो गया था। ये कब इनकर हुआ है? ये जनवरी में इनकर हुआ है। अब हम कब लिख रहे हैं? फरवरी में। ये तो अनफेयर है। मतलब जनवरी का खाता यार जनवरी में होना चाहिए। अगर जनवरी में खर्चा हुआ है तो उसकी रिकॉर्डिंग 20 जनवरी में होनी चाहिए, और ये इसलिए रिकॉर्डिंग उसकी जनवरी में होनी चाहिए कि एक्सपेंस इनकर जनवरी में हुआ था। देखो, अगर बिजली जलाई थी, चीजें आपने बनाई थी, तो आपने चीजें बेची थी, रेवेन्यू तो आपने जनवरी में कमाया था, लेकिन उसके अगेंस्ट जो आपका एक्सपेंस हुआ था इलेक्ट्रिसिटी का, उसको जाके आप फरवरी में क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? फरवरी के अकाउंट में क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? क्योंकि हर महीने हमने काउंटिंग अपने अकाउंट को एंड करना है। हमने, आप ये सपोज करें कि मंथली बेसिस पे हम अपनी रिपोर्टिंग करते हैं, तो यार एक एक्सपेंस है इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा खर्चा हुआ है, ये तो अनफेयर है ना कि हमने उस पर रेवेन्यू जो है वो हमने जनवरी में रिकॉर्ड कर दिया, लिख दिया अपने पास कि हमने इतना रेवेन्यू इस पे कमा लिया, और उस पर जो खर्चा हुआ तो उठा के हमने फरवरी में डाल दिया। ये तो अनफेयर है, अनजस्टेड है, ये ट्रू एंड फेयर नहीं है। तो फिर क्या करें? अब क्वेश्चन क्या है कि 31 जनवरी को बिल ही नहीं आया, हमारा महीना जब क्लोज कर रहे हैं हम 31 जनवरी को अपना, तो हमारे पास तो बिल ही नहीं है। फिर क्या करेंगे? हमें तो पता ही नहीं कितनी इलेक्ट्रिसिटी। फिर बेटा हम ये करते हैं कि अपनी प्रोफेशनल जजमेंट की बेस पे, वो कोई सा भी हो सकता है हमारे पास टूल, हम अपने पिछले बिल्स को देख सकते हैं, हम अपने मीटर रीडिंग को देख सकते हैं, या कोई भी प्रोफेशनल जजमेंट के थ्रू आपने जरूर जनवरी के एंड पे अपनी इलेक्ट्रिसिटी का कि आपने एक्सपेंस रिकग्नाइज करना है, इसलिए कि जनवरी की एक्सपेंस इनकर हो गया है जनवरी के महीने में। और जो भी आप वहां पे एंट्री पास करेंगे वो बिल्कुल कंफर्म मैं बात करता हूँ कि वो जरूर या तो आप ओवर एस्टिमेट करेंगे या अंडर एस्टिमेट करेंगे आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल, चूंकि एक्चुअल तो नहीं, आप प्रोफेशनल जजमेंट करेंगे, जो भी आप चीजों को देख के लिखेंगे, लेकिन वो कभी भी 100% एक्यूरेट तो नहीं हो सकता। तो अगर नहीं होगा ठीक है, लेकिन उसके लिए फिर हमारे पास डिफरेंट अकाउंटिंग होती है, हम आगे फिर देखते हैं। अगर हमने ओवर एस्टिमेशन की होती है चीजों को या अंडर एस्टिमेशन की होती है अकाउंट्स के अंदर, तो उसको आखिर में हम जाके आगे एडजस्ट जरूर कर देंगे। लेकिन ट्रू एंड फेयर का असूल ये है कि जिस महीने का एक्सपेंस है उसी महीने के साथ उसको आपने मैचअप करना है। सो रेवेन्यू के केस में मैं आपसे बात करूं, फिर हम इस पे वर्कबुक पे जाते हैं। रेवेन्यू में क्या होता है? रेवेन्यू में देखो, रेवेन्यू आज अगर रेवेन्यू में कुछ कंडीशन याद रखनी है। नंबर वन, कि रेवेन्यू उस वक्त अर्न हो जाता है जब आपका बायर और सेलर के दरमियान जो भी एग्रीमेंट है वो कंप्लीट हो जाए, प्राइस निगोशिएशन जो है वो कंप्लीट हो जाए। अगर कोई इस तरह की आपका प्रॉपर्टी है या कुछ इस तरह का आपका प्रोडक्ट है जिसके अगेंस्ट आपने कोई उसकी टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर करने हैं, वो ट्रांसफर हो जाए। फॉर एग्जांपल गाड़ी परचेज की जाती है तो उसके वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसकी जो भी चीजें हैं वो भी अगर हो जाए, तो फिर मीन अगर
कि किसी प्रोडक्ट की प्राइसिंग आपस में भी क्लियर हो जाए और बायर खरीदने के लिए तैयार हो, सेलर बेचने के लिए तैयार हो और टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर हो जाए तो वो चीज अर्न हो जाती है। उस वक्त फिर ये नहीं देखना है आपने कि यार पैसे दिए कि नहीं दिए। अगर आज आपने अपनी दुकान से चीजें सेल आउट कर दी, बंदे को दे दिए, वो ले गया चीजें, उसको खुश है, ले गया, लिहाजा आज ही दिन आपने उसको रिकॉर्ड करना है। ये नहीं देखना कि यार तो वो अकाउंट रिसीवेबल है, वो तुम्हें 10 दिनों के बाद देगा, हम 10 दिन के बाद रिकॉर्ड करेंगे। नहीं, कैश बेसिस वाले वो करते हैं कि जब वो आपको एक्चुअली यहाँ पे एक्चुअली नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ अपने रेवेन्यू को भी एज ए हैंड आपने देखना होता है। अक्रूवल बेसिस, चले इस पे लाइंस को पढ़ते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी। Accrual basis of accounting require accountant to follow the revenue recognition principle. देखो जो revenue recognition principle is a it is the gap principle. मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप जरूर इसको डिटेल से देखें, लेकिन इसके पूरे अपने रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल के अंदर मेन चीज आपको यही नजर आएगी कि रेवेन्यू अर्न कब होता है, कैसे होता है, ठीक है, जो मैंने आपको बता दी मोटी मोटी इसकी बातें। और दूसरा क्या, एक्सपेंस रिकग्निशन प्रिंसिपल। एक्सपेंस रिकग्निशन प्रिंसिपल भी आपको सिर्फ एक्सपेंस इनकर्ड कब होता है उसमें भी यही बताया जाएगा कि जिस महीने का एक्सपेंस है उसी महीने के साथ आपने उसको देखना है। और इसके साथ साथ अगर आप देखना चाहें, एक और बहुत अच्छा प्रिंसिपल है विच इज कॉल्ड मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हमारे पास एक चीज बनती है विच इज कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट। इन तीनों प्रिंसिपल को आपको जरूर एक दफा जरूर देखें। इट इज द अकाउंटिंग सिस्टम इन विच इवेंट्स आर रिकॉर्डेड एज व्हेन दे अकर। ओके, ये तो ओवरऑल बात कर रहे हैं अकर की टर्म दोनों पे अप्लाई हो रही है, एक्सपेंस पे भी और रेवेन्यू पे भी। और फिर अकर से अगर नीचे आप आ जाए, स्पेसिफिक आ जाए अगर, तो स्पेसिफिक जो एक्सपेंस है उस पे इनकर या इनकर्ड की वर्ड यूज किया जाएगा और रेवेन्यू के लिए अर्न का वर्ड यूज किया जाएगा। This means that revenue is recorded when it is earned. सिंपल सी बात है भाई, अर्न होगा तो हम रिकॉर्ड करेंगे। और एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन इनकर्ड। सिंपल, इनकर्ड और इनकर्ड की थोड़ी सी एग्जांपल आपको दिए गए हैं इसके कि व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑब्टेन्ड द बेनिफिट फ्रॉम इट। यार देखो, अच्छा चलो मैं एक आपको टीचर की एग्जांपल देता हूँ, शायद ये बात आपको समझ आ जाए। देखो मेरी बात सुनो, टीचर पूरा महीना टीचिंग करता है तो 31 तारीख तक वो टीचिंग कंप्लीट कर देता है, उसने अपनी सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन को दे दी होती है। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो उस बंदे की सैलरी का एक्सपेंस इनकर हो जाता है 31 तक, ठीक है। तो 31 को ये करना चाहिए कि उसकी एंट्री जरूर डालनी चाहिए अपने पास, इसलिए कि फिर अगला महीना आ जाएगा, अगले महीने में तो फरवरी की बातें होंगी। तो और इससे कता नजर इस चीज को नहीं देखना कि यार हम तो सैलरी 5 को अदा करते हैं तो 5 को मैंने एंट्री पास करनी, नहीं तो 5 को अब अगर आपने पास करनी होती, ठीक है, 5 को एंट्री जरूर पास करेंगे, लेकिन आज भी आपने एक एक्रूवल एंट्री जरूर डालनी है। ये एक्रूवल एंट्री को इंशाल्लाह हम बहुत डिटेल से देखेंगे आगे एडजस्टमेंट के अंदर, लेकिन सिर्फ आइडिया को आपने समझना है कि जिस महीने का आपका खाता होगा आपने उसी महीने के अंदर उसको लेके जाना है। देखो ये चीज है ना, ऊपर हमने बात किया है कि कैश बेसिस जो है वो ज्यादा फेयर ट्रू पिक्चर नहीं शो कर रहा। क्यों नहीं शो कर, वो जनवरी की चीजें फरवरी में कर रहा है, फरवरी की चीजें मार्च में कर रहा है, लेकिन आपका एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए जिस महीना जिस भी साल की चीज होती है उसको उसी उसी टाइम पीरियड के अंदर रिकॉग्नाइज करता है और उसके एक्सपेंसेस की इंक्रीज और उसके रेवेन्यू के अर्न को देखते हुए मैच किया जाता है, लेकिन उसी मेन पीरियड के अंदर। लिहाजा दिस इज अ मोर ऑब्जेक्टिव और दिस इज अ मोर ट्रू एंड फेयर मेथड ऑफ अकाउंटिंग। Consider the same example of electricity utilized in the month, so the expenses should be recorded in the January. वही एग्जांपल है कि जी हमारे पास जनवरी की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका बिल हमारे पास आता है जी फरवरी 5 को और 15 को पेमेंट होता है। लिहाजा हाँ क्या करेंगे, तो हम कुछ नहीं, हम 31 को इसकी एंट्री पास करेंगे। ऑल दो स्टूडेंट याद रखिएगा हमारे पास बिल अभी नहीं आया, लेकिन हमने इसके जो रूल है इनकर्ड या इंक्रेंस का जो रूल है उसको हमने फॉलो करना। Similar in the case of revenue, okay, there is a no, yes, there is available, there is a account payable and receivable are available. इसमें होगा, इसमें नकद भी होगा और उधार भी होगा। Cash basis of accounting does not satisfy the requirement of a gap. जैसा कि पहले बात की है कि वो उसमें आगे पीछे चीजें चलती हैं, ट्रू एंड फेयर नहीं है, सेम पीरियड की चीजें नहीं कंसिडर। Whereas the accrual basis does accrual basis requirement complete करता है। accrual basis of accounting provide objective measurement of इनकम, नेट इनकम। ये ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट ऑफ नेट इनकम को इंशाल्लाह हम इनकम स्टेटमेंट के अंदर बहुत डिटेल से देखेंगे इस चीज को, लेकिन सिंपल इतनी सी आपने बात याद कर रखनी है कि एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो ज्यादा
ज्यादा बेहतर सिस्टम है। अब हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा। एक्रो हमने सिस्टम्स को देखा, अब हम इसके आगे चलते हैं, मेथड्स को देखते हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। नंबर वन इज कॉल्ड सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ये भी पुराना सिस्टम है, तकरीबन खत्म है, और अगर जो थोड़ा बहुत बच गया है वो इनफॉर्मल सेक्टर में आपको नजर आएगा। और हम इंशाल्लाह यूज करेंगे डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम दुनिया में एक्सेप्टेबल मेथड है, और एक्सेप्टेबल मेथड इसलिए है कि ये एक नेचर के बहुत करीब है। नेचर के करीब मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप गौर से देखें, बिजनेस ट्रांजेक्शन को गौर से देखें, कोई सोशल ट्रांजेक्शन को आपने नहीं देखना। आपने ऐसा नहीं देखना कि आपके अपने वालिदैन आपको पैसे दे रहे हैं, या आप अपने बहन भाइयों की मदद कर रहे हैं, या उनको आप फ्री उसके लिए सर्विसेज दे रहे हैं, वो नहीं। सोशल एस्पेक्ट को छोड़े बिजनेस एस्पेक्ट में आ जाएं तो याद रखिएगा, कभी भी कोई बेनिफिट अगर दिया जाता है तो उसके अगेंस्ट कोई बेनिफिट लिया जाता है। कभी भी वैल्यू वैल्यू हमेशा पार्टीज के दरमियान ट्रांसफर की जाती है। एक वैल्यू के अगेंस्ट दूसरी वैल्यू रिसीव की जाती है। ठीक है, अगर उसकी वॉल्यूम के अंदर अगर एक वैल्यू ज्यादा हो दूसरी कम हो, वो तो डिफरेंट मैटर है, लेकिन असल मैटर में किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, देयर इज नो फ्री लंच। बिजनेस के अंदर इस तरह की चीज नहीं है कि कोई किसी को कोई चीज फ्री दे या उसका कोई बेनिफिट उसको ना मिले। और उसका टेंजिबल इंटेंजिबल सारी चीजों को बेनिफिट हो सकता है, और यही बेस है आपकी डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अंदर, कि कोई सी ट्रांजेक्शन जो है, बिजनेस ट्रांजेक्शन की बात की है, ट्रांजेक्शन बेसिकली होती है बिजनेस ट्रांजेक्शन है। कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन को कोई बिजनेस इवेंट कभी भी सिंगल नहीं हो सकता, उसका डेफिनेटली डबल इफेक्ट होगा। अगर आपने कैश पे किए तो उसके अगेंस्ट आपने कोई एसेट परचेज किया होगा। आपने अगर लाइबिलिटी इनकर की है तो उसके उसके अगेंस्ट आपने किसी किस्म का कोई आपको कैश रिसीव हुआ होगा। सो ये डुअल एंट्री सिस्टम है, और इसी को हम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम बोलते हैं, इसको हम फॉलो करेंगे। सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की बात की जाए, पुराना है, नहीं यूज करेंगे हम। This is the conventional style of bookkeeping. Okay, this single entry bookkeeping, as it is clear from the name, only one aspect. अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है इसके अंदर, बेटा इसमें देखा गया है, सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में देखा गया है कि बल्कि मैं आपके एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। ये शॉपकीपर जो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर है ना, इनको इनके पास जरा जाके बैठे ना, तो अब इनसे बातें करें तो आपको पता चलेगा कि कुछ चीजें तो बिल्कुल डबल एंट्री के यूज करेंगे, डबल एंट्री के प्रॉपर रूल फॉलो करते हुए ये कुछ चीजों को प्रॉपर करेंगे। कुछ को ये ऐसा करेंगे कि उसके एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड करेंगे, डबल नहीं करेंगे, और कुछ को बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये तीनों ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। इसीलिए समटाइम सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को पार्शियल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम बोलते हैं। पार्शियल एंट्री, कुछ चीजों की एंट्री की है, कुछ की नहीं की हुई, कुछ की आधी की हुई है। This actually is not a system, but is the procedure by which the small business concern like a retailer, small bookkeeping, etc. एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नंबर वन ये है बेटा कि अगर आप इन लोगों के पास जाएं, हमारे इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर भाइयों के पास अगर आप जाएं, तो आप देखेंगे कि इनके पास एक किताब होगी विच इज कॉल्ड नकद खाता। नकद खाता कैश रजिस्टर होता है इनके पास, जिस पे ये जब भी कभी कोई कैश रिसीव करते हैं कस्टमर से, उसका अंदराज करते हैं अपने पास। कभी भी कोई चीज कैश में सेल आउट करते हैं, उसका अंदराज करते हैं, लिखते हैं अपने पास। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बुक, पहली बुक तो बहुत से लोगों के पास नहीं भी होती, देखा गया है, कैश बुक, लेकिन नकद खाता, लेकिन उधार खाता सब हर बंदे के पास होता है। ये वो बुक होती है जहाँ पे आपका आपका बंदा, जो भी आपका शॉपकीपर है, वो जब भी कोई चीज क्रेडिट सेल करता है उसको इसमें रिकॉर्ड करता है। और उधार खाता जो है, ये उस दुकान वाले की सबसे कीमती चीज होती है। ठीक है, वो जरूर रात को घर लेके जाएगा, इसको महफूज रखेगा, इसको गुम ना जाए, वगैरह वगैरह। तो दिस मीन एक्सेट्रा। तो ये आखिरी लाइन पढ़ लेते हैं। सिंगल एंट्री इज फॉल्टी। फॉल्टी क्यों है? इसलिए कि देखो मैंने आपको बताया, नेचुरल नेचुरल जो सिस्टम है उसमें डबल एंट्री जरूरी है। उसके बाद है जी, ये फॉल्टी है, इनकम्प्लीट है, इनएक्यूरेट है, अनसाइंटिफिक है, अनसिस्टमेटिक स्टाइल ऑफ बुक कीपिंग है। मीन इसके अंदर बहुत से एरर्स हैं, और इन एरर्स को ओवरकम करने के लिए एक नेक्स्ट मेथड है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है और कॉमनली एक्सेप्टेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का जो फादर है या फादर ऑफ अकाउंटिंग जो है, उसका नाम, उनका नाम जो है वो लूका पिकोली है। ही वाज इटालियन मैथमेटिशियन। लूका ने एक बुक लिखी थी 1494 के अंदर, और वो बुक
बेसिकली स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स की थी, आप इसको देख भी सकते हैं, बिल्कुल इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मिल जाता है इंटरनेट पे। उस बुक का एक लंबा सा नाम था सुमा अरिथमेटिका ज्योमेट्री का, एक लंबा सा नाम था इटालियन एक्सेंट के अंदर। और नॉर्मली उस बुक को एक कॉमनली और शार्ट लफ्जों के अंदर सुमा बोला जाता है, SUMMA सुमा। अभी भी आप सर्च करें उसको, आप देख सकते हैं। और जो सुमा बुक थी उसके बारे में मैं एक दो बातें करूं कि उस बुक के अंदर सिर्फ एक चैप्टर था, वो मैंने आपको बताया, वो तो मैथमेटिक्स की बुक है, सुमा अरिथमेटिका ज्योमेट्री का, ये मैथमेटिक्स की बेसिकली बुक थी। लेकिन उसके अंदर एक सिंपल एक चैप्टर था, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग, एक चैप्टर था जिसके अंदर वो बुनियादी बुनियादी चीजें, जो डबल एंट्री बुक कीपिंग के रूल्स हमें नजर आते हैं, जो अकाउंटिंग स्केल टाइप चीजें हमें उस तरह की नजर आती हैं, वो उसमें दी हुई हैं। उसको आप देख सकते हैं, उसकी ट्रांसलेशन अवेलेबल है। द कॉन्सेप्ट ऑफ, वहां से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल एंट्री इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज टूफोल्ड इफेक्ट, रिसीविंग अ बेनिफिट एंड गिविंग अ बेनिफिट। देखो इसके अलावा हो ही नहीं सकता। हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, सोशल तो बात करते नहीं है, हम अकाउंटिंग को यूज करेंगे इन बिजनेस, हम कोई पर्सनल अकाउंटिंग तो कर नहीं रहे यहाँ पे, ठीक है। तो उसके अंदर याद रखेंगे रिसीविंग बेनिफिट होगा और गिविंग बेनिफिट होगा उसके साथ। The accounting system that record both aspect of a transaction, the books of account, is called double entry bookkeeping system। बिल्कुल हमारे हर ट्रांजेक्शन के अंदर ये कानून है, रूल है कि एटलीस्ट एक एस्पेक्ट डेबिट होगा, एटलीस्ट एक एस्पेक्ट क्रेडिट होगा, और दोनों एस्पेक्ट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम लेवल पे एक एक जरूर होगा। अभी डेबिट और क्रेडिट की जब बात आई है, तो डेबिट और क्रेडिट का एक डिक्शनरी मीनिंग जरा देख लें क्या होता है। डेबिट, DEBIT, debit. Debit derived from the Latin word debear, which means to owe. ये इसका एक डिक्शनरी मीनिंग है। एंड अ derived credit is also derived from the Latin word which means one believe in or including person like a creditor। चलें इसकी एक डिक्शनरी मीनिंग है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली इसका बहुत डिफरेंट है। प्रैक्टिकली एप्लीकेशन हमने पहले भी डेबिट क्रेडिट की, जो अभी तक हमने बिल्कुल इनिशियल एप्लीकेशन डेबिट क्रेडिट की स्टूडेंट्स देखी है, जिसमें हमने इतनी सी बात की है कि लेफ्ट हैंड साइड योर डेबिट साइड, राइट हैंड साइड योर क्रेडिट साइड, और इसके आगे हम अभी नहीं गए। इसको DR और CR के साथ डिनोट किया जाएगा। अल्टीमेटली रिजल्ट इज द डेबिट एंड क्रेडिट। हाँ, डेबिट और क्रेडिट याद रखें, कोई ट्रांजैक्शन है उसमें इक्वल होंगे, ठीक है। अगर 2 लाख का डेबिट है तो 2 लाख का क्रेडिट होगा, ठीक है। उसमें अगर 2 लाख के 10 डेबिट हैं और सिर्फ एक क्रेडिट है, तो एक क्रेडिट 10 लाख का होगा, और जो उसके जितने डेबिट हैं उसमें आपने अमाउंट को पूरा करके, लेकिन 10 लाख की आपका डेबिट, मीन डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट हमेशा बराबर होनी चाहिए, होनी मस्ट है। अकाउंटिंग, अभी थोड़ी सी बहस के बाद हम अपने अकाउंटिंग साइकिल पे जाते हैं। अकाउंटिंग साइकिल रेफर्स टू द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स। स्टेप्स भी हम आपको बताएंगे 1 2 3 से, और फिर उसके प्रोसीजर और उसका आपस में इंटरलिंक भी बताएंगे। देखो स्टूडेंट्स, ये स्टेप जिस तरह से शो किए गए हैं, इसको इसी तरह से इसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई भी करेंगे। इसलिए कि इसमें बहुत से स्टेप्स आप देखेंगे ऐसे हैं कि जिनको पहले परफॉर्म नहीं किया जा सकता। मीन स्टेप नंबर, अगर मैं कहूँगी जी स्टेप नंबर 5 को पहले परफॉर्म कर दें, तो वो नहीं हो सकता। इसलिए कि जब तक जर्नल और फिर उसके बाद लेजर नहीं बनेगा तो ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकता। इसी तरह से अगर आपसे बात की जाए कि जी आप बैलेंस शीट बना दें, तो बैलेंस शीट के लिए वी नीड इनकम स्टेटमेंट एज वेल एज द स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी। जब तक ये दो स्टेटमेंट्स का बैलेंस नहीं हमारे पास कैरी फॉरवर्ड होगा, हम अपनी बैलेंस शीट नहीं बना सकते। लिहाजा ये स्टेप्स और इनके प्रोसीजर को माइंड में रखना है। आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम सिर्फ 2 स्टेप्स देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, यस अब क्लियर हो गया। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन नंबर 1, और नंबर 2 सोर्स डॉक्यूमेंट। और वर्कबुक पे जाने से पहले स्टूडेंट्स में 2-4 मोटी बातें आपको बता देता हूँ इसके बारे में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, सबसे पहले यू नो ना कि यू आर बिजनेसमैन, और बिजनेस एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेस अलग है। लिहाजा सबसे पहले जो चीज इंपॉर्टेंट है, आपने इस चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन हुई है, ट्रांजैक्शन का उर्दू में मीनिंग लेन देन है, ठीक है। जो भी ट्रांजैक्शन हुई है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे हुआ है, तो ये कंफर्म कर लीजिएगा
कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे हुआ है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का बिल है। ऐसा तो नहीं है कि वो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल पे हुआ है वो ओनर के घर का हो। अगर वो ओनर के घर का है तो आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप का केस आपके साथ है तो उसको आप ड्राइंग कंसिडर करेंगे। उसको इलेक्ट्रिसिटी बिल टू कैश पास नहीं कर सकते एंट्री आपकी इसकी। इसलिए कि जब इलेक्ट्रिसिटी बिल टू कैश की एंट्री पास करेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का बिल है। तो ऑर्गेनाइजेशन का बिल तो नहीं है, वो तो पर्सनल बिल है। उसके लिए ड्राइंग टू कैश की एंट्री पास होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप आइडेंटिफाई करें ट्रांजेक्शन को कि कौन सी ट्रांजेक्शन जो है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है और कौन सी ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। जो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है उसको उस तरह से रिकॉर्ड करें और जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसको उस तरह से रिकॉर्ड करें, पहली बात। दूसरी बात स्टूडेंट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सोर्स डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, वो रसीदें, वो चिट, वो उसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है जो उस ट्रांजैक्शन को बैकअप कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी शॉप से जाके या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से मशीनरी परचेज करते हैं, सपोज करता हूँ, तो उसके साथ वो प्रिंटेड उसकी 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 इनवॉइस आएगी। दैट इज कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट के ऊपर उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा होता है जहाँ से जो आपका सप्लायर है, जहाँ से आप चीज खरीद रहे हैं, उसके साथ साथ डेट लिखी होती है, उसके साथ साथ क्वांटिटी लिखा होता है, प्राइस, ये जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारी उसके ऊपर लिखी होती है। अब इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि ये बेसिकली पहली बात तो ये ऑडिट रिक्वायरमेंट है सोर्स डॉक्यूमेंट। आपने जरूर हर ट्रांजेक्शन पे, इवन बहुत छोटी से छोटी ट्रांजेक्शन पे भी आपने उसके साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगाना है, नंबर वन। नंबर सेकंड ये कि कभी भी कोई बंदा भी उसको वेरीफाई करवा सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन से, चेकआउट की जा सकती है कि इस तरह की ट्रांजेक्शन हुई है कि नहीं हुई। ऑल्दो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत से किकबैक्स भी चलते हैं, लेकिन उनके साथ साथ भी सोर्स डॉक्यूमेंट आपके पास होना जरूरी है। ये दो चीजों को हम डिटेल से देखते हैं। Number one is the identification of transactions in accounting. Only business or economic activities are recorded. Simple याद रखें, आपने अपने बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेस रिलेटेड रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, और जब उसको मैच करेंगे एक ट्रू फेयर पोजीशन पे जाएंगे तो पता चलेगा कि कितना बिजनेस को प्रॉफिट हुआ। एक्सेप्ट ड्राइंग इन द केस ऑफ, अगर ड्राइंग है तो आप उसको ड्राइंग की जो भी एंट्री है उसको ड्राइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पास करें। ये आपको पता है कि ड्राइंग सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप का केस है, कंपनी के अंदर कोई ड्राइंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब ट्रांजैक्शन की थोड़ी सी तारीफ देख लेते हैं। ट्रांजैक्शन इज द पार्टिकुलर टाइप ऑफ इवेंट which can be expressed in term of money and bring changes in the financial position of the business units. सिंपल सी बात है बेटा। एक तो ये कि आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो आपने मनी टर्म में शो करनी है, ठीक है, क्वांटिफाई होनी चाहिए ट्रांजैक्शन, पैसों में होनी चाहिए, 2 लाख की है, 2 हजार की है, 2 रुपए की है, ठीक है। और दूसरी चीज ये जिससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाए। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे बोलते हैं बेटा? फाइनेंशियल पोजीशन आपकी एसेट की पोजीशन को बोलते हैं, एसेट और लाइबिलिटी और ओनर इक्विटी की पोजीशन को बोलते हैं। इसी तरह से फाइनेंशियल पोजीशन हम अब जब आप आगे चलेंगे, बल्कि आपने देखा भी अकाउंटिंग की इक्वेशन आपने देखी है ना, उसमें एसेट, लाइबिलिटीज और ओनर इक्विटी हमने देखा। अगर इनमें चेंजेस आए तो आपकी वो ट्रांजैक्शन है। इसी तरह से ये सेम स्टाइल है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। ये बेटा सेम स्टाइल आपकी बैलेंस शीट का। और बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इसीलिए बोला जाता है कि वो अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई चीज परचेज की है तो देख लें आपकी फाइनेंशियल जो आपकी पोजीशन है वो चेंज हुई है। आपने कैश दिया है और आपने मशीनरी खरीदी है तो देखा जाए तो आपकी कैश डिक्रीज की तरफ चलेगी। आपके पास ₹1,00,000 था, 50,000 रह गए, लेकिन साथ साथ आपकी 50,000 की मशीनरी आ गई। तो इस तरह से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है चेंज होगी। The transaction involves transfer of something of value between two parties, etc. जैसा कि पहले भी बताया गया, ट्रांजेक्शन आपकी etc. etc. ट्रांजेक्शन दो पार्टीज के अंदर होती है। अब सोर्स डॉक्यूमेंट ये और भी इसको फिर स्टूडेंट्स आप देख लें। इसके साथ साथ दूसरी नेक्स्ट चीज है हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट चीज है। सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर द एविडेंस ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शंस ऑडिट रिक्वायरमेंट, कि जी ये ट्रांजेक्शन की एविडेंस है, सबूत है कि जी ये ट्रांजेक्शन हुई है, वेरीफाई करवा सकते हैं आप इसको। विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर सारा कुछ लिखा होता है, आपकी ट्रांजेक्शन, आपकी जो भी इनवॉइस है, जो भी कैश मेमो है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसके ऊपर पूरा रिकॉर्ड होता है कि क्या चीज खरीदी,
कितने में खरीदी, कितना डिस्काउंट, वो सारी चीजें अवेलेबल होती है और ये वेरीफाई किया जा सकता है एटसेट्रा। इसमें अब हम कुछ जो आपके सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके जो मेजर मेजर सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर एक नजर डाल स्टूडेंट्स। सबसे पहली चीज है कैश मेमो। कैश मेमो के लिए छोटी सी बात याद रखें, छोटी सी सिंपल सी बात है कि कैश मेमो एक आपकी सोर्स डॉक्यूमेंट है, उस वक्त इशू होगा या उस वक्त रिसीव करेंगे आप। इशू का मतलब क्या है, जब देखो आप सेलर होंगे तो आप इशू करेंगे। ये बात अभी मैं सारे सब सोर्स डॉक्यूमेंट में ये बात मैं रिपीट करूंगा, तो इस चीज को जरा समझिए पहले, छोटी सी बात इनसे हट के। ये सारे सोर्स डॉक्यूमेंट आप इशू भी कर सकते हैं, आप रिसीव भी कर सकते हैं। कैसे? देखो अगर आप अपने आप को एज अ सेलर कंसिडर करो तो आप ये डॉक्यूमेंट इशू करोगे। कैसे? आपने बाटा वाले से जाके शूज परचेज किए तो उसने इनवाइस आपको इशू की है, ठीक है, और चूंकि आपने परचेज किया था तो आपने इनवाइस आपने रिसीव की है। ये दोनों साइड से होती है, ठीक है। एक इशू करेगा, दूसरा रिसीव करेगा, इसमें कोई बात नहीं होना चाहिए। अब होती क्या उसको हम देखते हैं। याद रखें, जब कैश मेमो उस वक्त इश्यू या रिसीव होता है जब कैश ट्रांजैक्शन होती है। सिंपल याद है, कैश ट्रांजैक्शन होती है। व्हेन ट्रेडर सेल कर रहे हैं तो दूसरा रिसीव कर रहा है, ठीक है। गुड्स फॉर कैश, अगर ट्रेडर गुड्स फॉर कैश सेल करे या कस्टमर गुड्स फॉर कैश परचेज करें तो कैश मेमो सेलर इशू करेगा और परचेजर जो है वो रिसीव। सिंपल सी बात है। क्लासेस में सिंपल चूंकि कैश मेमो या कैश का टर्म यूज हो रहा है, आपने फोकस रखना है कि जी जब भी कैश ट्रांजैक्शन होगी तो ये डॉक्यूमेंट आएगा आपके पास। फॉर एग्जांपल चले मैं इसको एग्जांपल आगे देखते हैं। दूसरी चीज है जी ऑन द इनवॉइस, जिसको और ये बहुत कॉमन वर्ड यूज किया जाता है इनवॉइस। इनवॉइस इनवॉइस का टर्म हमारे पास अमेरिका से आई है, अमेरिकन टर्मिनोलॉजी बोला जाता है इसको। और इसके इसके साथ साथ जो टर्मिनोलॉजी सेम टर्मिनोलॉजी ब्रिटिश वाले यूज करते हैं उसको बिल यूज करते हैं, BILL बिल। सिंपल ऐसे बेटा, जब भी कभी आप अगर क्रेडिट पे कोई चीज लेंगे तो आपको इनवाइस इश्यू होगा। और अब जब भी परचेज, अच्छा फॉर एग्जांपल मैंने मशीनरी खरीदी है जी कैश दे के, तो डेफिनेटली जो मेरा सप्लायर है वो मुझे मशीनरी भी देगा और साथ साथ मुझे कैश मेमो देगा, इसलिए कि मैंने कैश पेमेंट की है। लेकिन मैंने फर्नीचर जो है वो परचेज किया है क्रेडिट पे, तो फिर क्या हो गया, इसको मैं एक और तरह, मैंने फर्नीचर सेल किया है। मैं अपने आप को इस वक्त परचेजर नहीं रखता, सेलर रखता हूँ। मैंने फर्नीचर सेल किया है क्रेडिट पे पार्टी को, तो मैंने इनवाइस उसको इशू किए, उसने मेरी इनवाइस को रिसीव किया है। सिंपल सी बात है। इनवाइस और कैश मेमो में डिफरेंस समझ आ गया ना। कैश मेमो जो है वो कैश ट्रांजेक्शन पे इशू होगा या रिसीव होगा, और इनवाइस जो है वो आपकी क्रेडिट या अकाउंट की ट्रांजेक्शन जो है उसमें। बाकी ये चीजें आप इनको देखें, सिंपल सी बातें, उस पर क्या कुछ लिखा होता है वगैरह वगैरह। अब रिसीट को जरा समझने भाई, देखो कैश ट्रांजेक्शन कर दी, कैश मेमो लेके चीजें लेके घर आके बात खत्म होगी। लेकिन क्रेडिट ट्रांजेक्शन जब हुई है, जब आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज खरीदी है, कंप्यूटर खरीदा है, क्रेडिट में खरीदा है, तो उस बंदे ने आपको इनवाइस की है, प्लस इनवाइस के ऊपर डेट मेंशन की जाती है कि ये इनवाइस कब पेमेंट की जाएगी, इसका क्रेडिट पीरियड कितना है। ये क्रेडिट, इनको हम नॉर्मली क्रेडिट टर्म्स बोलते हैं। तो क्या क्रेडिट टर्म्स है कि कितने टाइम के बाद आपने उसको पेमेंट करना है, आपके पास कितना टाइम है। सो वो टाइम गुजर गया, पहले आप चीज आप कंप्यूटर लिए, साथ इनवाइस लिए, घर आ गए, 20 दिनों का टाइम था। 20 दिनों के बाद आप चले गए उसके पास, आप उसको अपने 10,000 पेमेंट करना था। 10,000 जब पेमेंट करेंगे तो डेट टाइम याद रखें, जब पेमेंट कर रहे तो भी तो आपको कोई ना कोई प्रूफ चाहिए ना, रिसीविंग आपको चाहिए ना कि जी, ताकि कल बंदे को बता सके कि जो आपका क्रेडिट दिया था मैंने वापस कर दिया था। तो याद रखें, जब भी पहले ट्रांजेक्शन क्रेडिट में होगी और वो क्रेडिट को आप जब वापस करने के लिए जाएंगे तो उसके अगेंस्ट जो आपको डॉक्यूमेंट इश्यू होगा दैट इज कॉल्ड रिसीट। सिंपल सी बात, मतलब चलो इसको पढ़ लेते हैं। व्हेन क्रेडिट रिसीव कैश फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, यहां से बात, इतनी बात आप समझ लें, बस इतनी सी बात है। देखो ये किस लिए होती है, ये जो मैं जैसा कि नाम से जाहिर है सोर्स डॉक्यूमेंट है, तो लिहाजा आपके पास जो भी ट्रांजैक्शन जब भी हो तो वहां पे सोर्स डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। अब देखें, आपने क्रेडिट ट्रांजैक्शन की, इनवॉइस ले लिया, ट्रांजैक्शन हुई थी वहां पे ना। अब क्या हुआ, अब आपने अपनी उसी पुरानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन की पेमेंट की है, आपने आपने अकाउंट पेएबल की पेमेंट की है। एंट्री अकाउंट पेएबल टू कैश आप इंक्लूड करेंगे, लेकिन उसके अगेंस्ट भी तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए जो ये प्रूव कर सके कि आपने पेमेंट कर दी है। और उसके लिए जो आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा दैट इज कॉल्ड अ रिसीट।
रसीद याद रखें, कैश ट्रांजैक्शन में तो सिर्फ कैश दे के कैश मेमो दे दिए, बात खत्म। लेकिन जो आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है उसमें दो किस्म के इनवाइसेस, दो किस्म के डॉक्यूमेंट्स आते हैं। पहले जब आप क्रेडिट ले रहे होते हैं और उस पर इनवाइस इशू होती है, और जब क्रेडिट की पेमेंट करते हैं तो आपकी रसीद इशू होती है। नेक्स्ट बेटा, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको मैं आपको थोड़ा डिटेल से समझने की जरूरत है बेटा। सबसे पहला पॉइंट ये रिटर्न का केस होता है। हमेशा रिटर्न जो भी हैं वो रिटर्न कौन कौन से होते हैं, हमें पता है कि हमारे पास परचेज रिटर्न होती है एंड परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। दो डॉक्यूमेंट्स हैं, एक परचेज रिटर्न पे इशू होगा, एक सेल रिटर्न पे इशू। सिंपल सी बात। डेबिट मेमो या डेबिट नोट और क्रेडिट मेमो या क्रेडिट मेमोरेंडम भी बोलते हैं इसको, डेबिट मेमोरेंडम भी बोलते हैं और क्रेडिट मेमोरेंडम भी बोलते हैं, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी बोलते हैं, ये सारे इसके नाम है। अब जरा सुने बात को, चलें हम थोड़ा सा इसको इसकी थोड़ी सी काउंटिंग करते हैं, आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी उससे, फिर आपको फर्क भी याद रहेगा, कभी भूलेंगे नहीं। क्रेडिट मेमो के केस डेबिट मेमो में या वाइस वर्सा नहीं इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले परचेजेस हम करते हैं। परचेज का केस आ गया जी। पहले हमने परचेज किए, सिंपल सी बात है, टू हमने उधार में परचेज किए, तो हम परचेजेस टू अकाउंट पेबल, एक ट्रांजेक्शन, ठीक हो गया जी। उसके बाद क्योंकि हमने बताया कि डेबिट नोट या क्रेडिट नोट रिटर्न का केस है, लिहाजा रिटर्न हुआ, हमें पता है कि परचेज रिटर्न जो है काउंटर टू परचेज अकाउंट है, लिहाजा हमेशा क्रेडिट होगा। तो डेबिट क्या होगा, अकाउंट पेबल, पेबल टू परचेज रिटर्न। इस ट्रांजेक्शन को मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर करता हूँ ताकि आपको याद रहे कि हम इस चीज को देख रहे हैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद दूसरा केस है जी सेल्स का। सेल्स ऑलवेज क्रेडिट, हमें पता है, उसे गैस अकाउंट रिसीवेबल टू। थोड़ा सा स्टूडेंट्स एक और चीज का इजाफा कर देता हूँ आज, कि हम कभी भी कोई हमारा पेएबल या कोई रिसीवेबल होता है तो उसका नाम जरूर साथ मेंशन किया जाता है कि जी अच्छा ये रिसीवेबल है तो किस बंदे से रिसीवेबल है, या ये पेएबल है तो किस बंदे से पेएबल है। अब सेल रिटर्न का केस है, तो सेल रिटर्न हमें पता है, सेल रिटर्न इज द काउंटर टू सेल अकाउंट, हमेशा डेबिट होगा। सेल्स रिटर्न टू रिसीवेबल। अच्छा, इसको यहाँ पे आके मैं इसको भी कर देता हूँ। अब जरा इनको समझना है, देखो इसमें क्या हुआ है, हम क्या देखना चाह रहे हैं, हम सोर्स डॉक्यूमेंट देख रहे हैं जिसमें हमारा अभी जो डिस्कस कर रहे हैं सोर्स डॉक्यूमेंट, वो है हमारा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। उसको समझने से पहले हमने पहला पॉइंट ये सीखा है कि ये डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जो है ये रिटर्न पे इशू होते हैं, और रिटर्न दो किस्म के होते हैं, या से रिटर्न होता है या परचेज रिटर्न होता है। पहला पॉइंट हमें, फिर हमने थोड़ा सा परचेज को समझने की कोशिश की कि परचेज क्या होता है। कभी भी परचेज किए जाते हैं, परचेज जो अकाउंट पेबल की एंट्री होती है, और रिटर्न का केस हमने देखा है, और इसी तरह सेल का और फिर रिटर्न का देखा है। जरा गौर से देखो, ये देखो जिसमें रिटर्न के अंदर, जरा गौर से देखो, जो आपका जो भी आपकी पार्टी है, अगर वो इस केस के अंदर आपके पास डेबिट है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे मिलेगा डेबिट नोट। आपको समझाता हूँ क्यों कैसे हो गया यहाँ, डेबिट नोट में नहीं आता। अच्छा जी, ये डेबिट नोट मिलेगा इसका, तो ये चूंकि क्रेडिट हुए हैं तो इसका क्रेडिट नोट मिलेगा। ये बात सही करते हैं, वैसे ही उसके डेबिट नोट मिल गया, क्रेडिट नोट मिल गया, क्यों मिल गया, इससे बात करते हैं। देखिए मेरी बात सुनो, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट ये प्रूफ करता है, ये एविडेंस होता है कि जी आपने शेयर रिटर्न की या परचेज रिटर्न की है। सिंपल इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर जो परचेज है, जब आपका बायर है, बायर अगर चीजें रिटर्न करेगा अपने अपने सेलर को, अगर उसको पसंद नहीं आए तो वो डेबिट नोट इशू करेगा। डेबिट नोट, ये देखेंगे डेबिट नोट,
डेबिट नोट कैसे आया है? डेबिट नोट इस तरह से आया है कि चूंकि आपने उसके अकाउंट को डेबिट करना होता है, लिहाजा ये डेबिट है, और यहाँ पे आपने अकाउंट रिसीवेबल को चूंकि क्रेडिट करना होता है, ये क्रेडिट है। तो सिंपल सी बात है, जो आपका बायर है वो डेबिट नोट इशू करेगा और जो आपका सेलर है वो क्रेडिट नोट इशू करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने क्या चीज बताऊं आपको, मैंने प्रिंटर खरीदा था, मुझे पसंद नहीं आया, ठीक है, पहले तो मेरे स्टॉक में आया है, अब मुझे पसंद नहीं आया है, उसमें मैंने रिटर्न करना है, तो डेफिनेटली मैं डेबिट नोट इशू करूंगा। जो स्टॉक वाले के पास भी प्रूफ रहेगा कि ये जो प्रिंटर खरीदा था ये रिटर्न हो गया है, वो हमारे पास डेबिट नोट रहेगा। और जब हम उसके पास जाएंगे अपने सप्लायर को वापस करेंगे तो भी उस समय एविडेंस चाहिए कि जी उसने रिटर्न कर दिया है, तो वो जो हमें एक डॉक्यूमेंट इशू करेगा उसको हम क्रेडिट नोट बोलेंगे। सिंपल सी बात है। अब इसको पढ़ लेते हैं। डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाय द बायर। देख लें, बस इतनी सी बात, ये बात याद रखनी है कि जी डेबिट नोट कौन प्रिपेयर करेगा, वो आपका बायर करेगा, और फिर वो सारी चीजें आपकी मालूमात आपकी जम होंगी। उसके साथ साथ आगे क्या है जी, और क्रेडिट नोट कौन इशू करेगा? सेलर करेगा। बस अगर इन दो ट्रांजेक्शन को आप इसको पहले परचेज की नॉर्मल एंट्री फिर उसकी रिटर्न की एंट्री, अगर आपको वैसे ही रिटर्न की एंट्री याद होती है फिर भी बहुत अच्छा है, सिर्फ रिटर्न की एंट्री लिखते हैं फिर भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन चूंकि उसको समझने के लिए इसमें देख लें, इसमें बंदा जो है वो डेबिट हो रहा है तो उसको डेबिट नोट है, अगर इसमें बंदा क्रेडिट हो रहा है तो उसको क्रेडिट नोट है। चूंकि ये बायर का केस है तो बायर हमेशा डेबिट नोट इशू करता है और सेलर जो है वो आपका क्रेडिट नोट इशू करता है। आगे चलते हैं। पेन स्लिप्स बहुत सिंपल, आपने काफी दफा देखा है, आप लोगों के स्टूडेंट्स जो फी का चालान है वो भी बेसिकली पेन स्लिप है। वो चलो उस पे जाते हैं। बेसिकली जो पेन स्लिप्स होती है वो आप जब बैंक में जा रहे होते हैं, पैसे डिपॉजिट कर रहे होते हैं अपने अकाउंट के अंदर, तो आपको एक डिफरेंट कलर में मिलती है, कभी ग्रीन कभी येलो, डिफरेंट बैंक्स में हमने देखी हैं वो होती हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट बैंक वाला अपने पास मेंटेन कर देता है और फिर उसकी जो डुप्लीकेट कॉपी है साथ वो आपको दे दी जाती है, जो आप प्रूफ के तौर पर रखते हैं। इसी तरह से अगर आप अपने फी चालान की बात करें तो वो भी बेसिकली पे स्लिप पे बैंक इशू करता है, और उस पे क्या होता है, उस पे 3 कॉपीज होती हैं, एक आपके पास रहती है, दूसरी यूनिवर्सिटी के पास होती है, तीसरी बैंक के पास मेंटेन की जाती है। पेन स्लिप इज अ फॉर्म फॉर्म होते हैं बेसिकली अवेलेबल इन बैंक। ये फॉर्म होते हैं, यूज किए जाते हैं किस चीज, डिपॉजिट, मनी डिपॉजिट इनटू बैंक, बस इतनी सी बात है जी। डिफरेंट, अच्छा छोटी सी बात, यहाँ पे एक वर्ड आ गया है, काउंटर काउंटर फाइल। बेटा काउंटर फाइल का पता है? काउंटर फाइल ये होती है ना, आपने चेक बुक देखी होगी ना, चेक बुक के अंदर हम चेक को जब उसको उधर से निकालते हैं चेक को, तो थोड़ी छोटा सा उसका पीस वहां पे रुक रह जाता है और उस पर भी पूरी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। नॉर्मल होता करना ये चाहिए होता है कि जो चेक आपने जिसको इशू किया और जिस डेट पे इशू किया वो सारी चीजें वहां पे लिख लें। जो उसकी काउंटर फाइल होती है, काउंटर फाइल से मुराद ये होती है कि कल आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि यहाँ से कौन सा चेक इशू हुआ है और किस बंदे को इशू हुआ है, कितनी अमाउंट का हुआ है और किस डेट को इशू हुआ है। इसी तरह से जो आपने देखा है कि एक जो पेन स्लिप है उसके भी दो पार्ट होते हैं, उसकी काउंटर फाइल अपने पास वो रख लेते हैं और आपको वो दूसरा दूसरा पेज आपको दे देते हैं। इसी तरह से अगर देखें तो वो उसकी आपकी फीस चालान जो है उसकी 3 कापी होती हैं। काउंटर फाइल, एक फाइल जो है, फाइल या एक डॉक्यूमेंट उसको बोल दें, एक फाइल जो है वो बैंक वाला रखता है, 2 आपको दे देता है, या जैसे कि आप यूनिवर्सिटी में सबमिट करते हैं, एक्सेट्रा। चेक जो बड़ा सिंपल है। चेक इज अ, आप सबको पता है, चेक इज अ डॉक्यूमेंट इन रिटन, डॉक्यूमेंट होता है जो हमें इशू किया जाता है और उसके अगेंस्ट हम अपने कैश को विड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम द बैंक। बेसिकली देयर आर 3 काइंड ऑफ अ चेक। नंबर 1 चेक इज कॉल्ड अ बीरर चेक। अगर चेक आपको किसी को इशू कर दिया जाए और उसकी फर्स्ट लाइन के अंदर बीरर लिखा हो, उसको काटा ना जाए, इशू कर दिया जाए, तो वो उससे मुराद ये होती है कि जो बीयर कर रहा है, जिसके पास वो है, जो उसको होल्ड कर रहा है चेक को, वो जब जाएगा तो उसको बैंक वाला पेमेंट करेगा काउंटर पे। लेकिन इसकी सेकंड टाइप जो होती है उसको ऑर्डर चेक बोलते हैं। ऑर्डर चेक में स्टूडेंट ये होता है कि चेक में अगर आप देखें तो फर्स्ट लाइन के अंदर लाइन एंड होते हुए लिखा होता है बीरर, उसको बीरर को काट के उसके ऊपर ऑर्डर लिख दिया जाता है और उससे पहले जो लाइन है उसके ऊपर बंदे का नाम लिख लिया जाता है। तो फिर क्या होगा कि हमने बैंक को ऑर्डर दे दिया है कि ये पेमेंट हर बंदे को नहीं करनी है, आपने ये पेमेंट सिर्फ और सिर्फ उसी बंदे को करनी है जिस बंदे का इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है, लिहाजा वो ऑर्डर चेक बन जाता है हमारा। बैंक वेरीफाई करता है उसका शनाख्ती कार्ड कापी वगैरह, तो फिर उसको पेमेंट करता है। आखिरी चेक जो होता है वो क्रॉस चेक होता है। अगर चेक के
लेफ्ट कॉर्नर या राइट कॉर्नर के ऊपर 2 पैरेलल लाइंस को ड्रॉ कर दिया जाए, उसके अंदर कुछ लिखा जाए या ना भी लिखा जाए तो भी वो क्रॉस चेक बन जाता है। क्रॉस चेक का आइडिया ये है कि वो कभी भी बैंक काउंटर पे उसकी पेमेंट नहीं की जाती, वो हमेशा जो पे है जिसको पे करना है उसके अकाउंट में उसको क्रेडिट कर दिया जाता है या उसके अकाउंट में प्लस कर दिया जाता है और फिर वो अपने अकाउंट के अगेंस्ट चेक लिख के या थ्रू अपना एटीएम कार्ड या जो भी सोर्स यूज करना चाहे उससे वो विड्रॉ करेगा। मेन ऑर्डर चेक और बीरर चेक में तो कैश आपको पेमेंट होती है काउंटर पे, बैंक काउंटर पे, लेकिन जो आपका क्रॉस चेक है उस पे इस तरह का नहीं होता। क्रॉस चेक पे आपने अपने बैंक से अपने अकाउंट से पैसे को विड्रॉ करना होता है एटसेट्रा। इसी तरह से लास्ट डॉक्यूमेंट इज अ वाउचर। वाउचर इज अ यूज डॉक्यूमेंट टू सपोर्ट द बिजनेस ट्रांजैक्शन एटसेट्रा। ये भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज किया जाता है। इसमें वाउचर हैज 3 टाइप्स, रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर एंड द जर्नल वाउचर एटसेट्रा। काम की बात स्टूडेंट्स फिर वही है कि चूंकि आपको पता है कि दिस वाज अ लेक्चर जो थियोरेटिकल और जो कंसेप्चुअल बेसिकली लेक्चर था, लेकिन जरूर आप अकाउंटेंसी नॉलेज के ऊपर अकाउंटिंग साइकिल एमसीक्यूज में जाके इसी लिंक को फॉलो करें और इसके सिर्फ 20 एमसीक्यूज हैं, उनको जरूर अटेम्प्ट करें। और जैसे आप अटेम्प्ट करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं हुई, और अगर हुई है तो वो किस लेवल की आपकी अंडरस्टैंडिंग है। तो मैं सिर्फ जल्दी जल्दी मैं इसको जल्दी जल्दी गो थ्रू करना चाहूँगा, जल्दी जल्दी से पूरे इसको जो अभी हमने देखा है लेक्चर, इसको मैं जल्दी जल्दी से अगले 5 मिनट में एक दफ़ा रैप अप करना चाहूँगा। स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया था, हमने बात की थी कि जी देयर आर 3 टर्म्स, नंबर 1 इज अ बुक कीपिंग, नंबर 2 इज अकाउंटिंग एंड नंबर 3 इज अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग सबसे छोटा पार्ट है, ठीक है। और जैसे कि ये डायग्राम से जाहिर है, और जिस बंदे के पास एक छोटा नॉलेज होता है, जो क्लेरिकल लेवल का जिस बंदे के पास नॉलेज है, इन अदर वर्ड जिस बंदे के पास जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस का सिर्फ नॉलेज होता है, उसको हम बुक कीपर बोलते हैं और उस नॉलेज को हम बुक कीपिंग बोलते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो है एक और बंदा होता है जो जिसे हम अकाउंटेंट बोलते हैं। उसके पास क्या नॉलेज होता है? उसके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन का नॉलेज होता है और उसकी इंटरप्रिटेशन का नॉलेज होता है। वो बुक कीपर से ज्यादा उसके पास नॉलेज होता है, बुक कीपिंग वाला भी नॉलेज उसके पास होता है और उसके साथ साथ और भी नॉलेज होता है। वो एडजस्टमेंट्स भी कर सकता है, वो जैसे ट्रायल बैलेंस को भी प्रिपेयर कर सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बना सकता है और उनको इंटरप्रेट भी कर सकता है। और आखिर में हमारे पास अकाउंटेंसी वर्ड है। अकाउंटेंसी वर्ड इज सो एक्सटेंसिव, उसके अंदर सारे सब्जेक्ट जो लाइट सब्जेक्ट भी आ जाते हैं। बुक कीपिंग या अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट, एक ब्रांच है उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर और ब्रांचेस भी हैं जिसमें ऑडिट है, जिसमें और डिफरेंट टैक्सेशन और कास्टिंग और एक्सेट्रा, ये सारा कुछ शामिल है। फिर हमने बात की थी जी अकाउंटिंग बेसिस ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटिंग सिस्टम पे हमने बात की थी। तो बेटा देयर आर टू bases or two systems of accounting. Number one is the cash basis of accounting, other one is the accrual basis of accounting. Cash basis of accounting जैसा कि नाम से जाहिर है, और अच्छा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये बेसिस को आपको क्यों जरूरत पड़ते हैं। बेसिस हमें इसलिए जरूरत पड़ते हैं कि हमने कब आपके रेवेन्यू और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है, रेवेन्यू और एक्सपेंस को कब रिकॉर्ड करना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अब सिस्टम या बेसिस के कॉन्सेप्ट को जरूरी समझना होता है। तो पहली बात ये कि कैश बेसिस की बात करते हैं। कैश बेसिस एक्सेप्टेबल नहीं है, पुराना मेथड खत्म हो गया है, ये बहुत कम है। सिंपल इतना सा है। तो इसमें कैश बेसिस में हम ये देखेंगे कि एक्सपेंसेस को उस वक्त रिकॉर्ड करेंगे जब हम एक्चुअली पे करेंगे किसी बंदे को, और रेवेन्यू को उस वक्त रिकॉर्ड करेंगे जब हम एक्चुअली रिसीव करेंगे कैश किसी बंदे की। इस केस के अंदर आपका अकाउंट रिसीवेबल या अकाउंट पेएबल का कोई केस भी नहीं है, कोई उधार नहीं है, नकद ही नकद चलेगा। कैश आपके पास आएगी तो रिकॉर्ड करेंगे, कैश आपके पास जाएगी तो रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन दूसरा मेथड जो है उसका नाम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। एक्रूअल बेसिस बेसिकली एक क्रेडिट और कैश एंड क्रेडिट दोनों शामिल इस मेथड के अंदर है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक्सपेंसेस को हम उस वक्त रिकॉर्ड करते हैं जब वो इनकर्ड होते हैं, और रेवेन्यू को उस वक्त हम रिकॉर्ड करते हैं जब अर्न होते हैं। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो हम यूज करने जा रहे हैं
जो ज्यादा एक्सेप्टेबल मेथड है, जो जिससे ज्यादा बेहतर आपकी डिसीजन मेकिंग होगी, उसके अंदर ये होता है कि आपने एक्सपेंसेस को एक्चुअली कैश पेमेंट की तरफ नहीं देखना होता, आपने एक्सपेंसेस की इंक्रीज को देखना होता है और रेवेन्यू की अर्न को देखना होता है आपने, बस। अब क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि जी एक्सपेंसेस कैसे इनकर्ड होते हैं? बेटे एक्सपेंसेस उस वक्त इनकर्ड होते हैं जब उससे बेनिफिट आप ले लें, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल, एक मजदूर आपने काम के लिए काम करवाया है, आज दिन उसने काम कर लिए, लिहाजा उसका आज दिन के एक्सपेंस इनकर हो गया है भाई। अब उसको आप अगर आप उसको पेमेंट आज करें, कल करें या बिल्कुल ना भी करें, वो अलग केस है। लेकिन इंटरेस्ट का वर्ड ये है कि चूंकि आपने उससे जो बेनिफिट, उस मजदूर से जो बेनिफिट लेना था वो आपने आज ले लिए, लिहाजा अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडर द एक्रूल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आज ही आपने इसकी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है आज की डेट में। इसी तरह से रेवेन्यू के केस में ये होता है कि रेवेन्यू अर्न उस वक्त होता है जब आपके कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए, चीजें ट्रांसफर हो जाए, प्रॉपर्टी वगैरह की जो भी राइट्स वगैरह है वो ट्रांसफर हो जाए, तो आपका अर्न हो जाते हैं। उसमें हमने नहीं देखना है कि उसने 4 महीने बाद पेमेंट करनी है, हो सकता है वो पेमेंट भी नहीं करे, भाग जाए, वो तो बेड डेट का केस भी हम उसको देखेंगे, अकाउंटिंग उसकी भी है। लेकिन सिर्फ हमने ये देखना है कि चूंकि चीजें हमने ट्रांसफर कर दी हैं, बंदा भी चीजों से खुश है, लिहाजा हमारा रेवेन्यू जो है वो आपका अर्न हो गया है। बस इतनी सी बात आपने अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद यस, टू मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग या टू मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग, ज्यादा बेहतर बात है कि दो तरह से हम रिकॉर्ड करते हैं। एक तो सिंगल एंट्री होती है, सिंगल एंट्री इनफॉर्मल एक पार्शियल एंट्री है जिसके अंदर अगर देखा जाए तो बस मर्जी मर्जी की चीजें रिकॉर्ड कर दी जाती हैं और जो मर्जी की चीजें नहीं है उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। सो मेनी पर्पज, सो मेनी उसमें पर्पज हो सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो ये इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर आप इसको देख सकते हैं। तो आज भी अगर जाके आप किसी शॉपकीपर के साथ बैठे तो वो आपको जरूर उसके पास उधार खाते वाली कापी आपको नजर आएगी, उससे पूछें तो वो भी आपको मोटी मोटी चीजें बताएगा। उसको अपने पास ड्राइंग का उसके पास कोई वो रिकॉर्ड नहीं होता कि कितनी चीजें उसने घर में भेजी हैं। इसी तरह से उसके पास एक ओवरऑल रेवेन्यू का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि जी पर डे वो रेवेन्यू कितना कमा रहा है ओवरऑल, जिसके अंदर कैश या क्रेडिट दोनों शामिल है। हाँ, अगर उसके पास कैश रजिस्टर है तो उससे आप कम से कम इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका पर डे कैश में कितनी सेल है। लेकिन पर डे उसकी क्रेडिट और कैश में कितनी है उसका अंदाजा लगाना, वो उसका अंदाजा फिर आप इस तरह से भी लगा सकते हैं कि उसके पास क्रेडिट अगर वो प्रॉपरली फॉलो कर रहा है, क्रेडिट जो नॉर्मली की जाती है, उधार खाता भी है, उसमें आप उसको देख सकते हैं। लेकिन बहुत सी चीजें जैसे टोटल एसेट्स, उसको नहीं पता होगा कि उसके बिजनेस के अंदर टोटल एसेट्स कितने हैं, या उसको बहुत कम हालत ऐसी होती है जिसमें उसको पता होता है कि उसकी अपनी कंट्रीब्यूशन इसमें के अंदर ओवरऑल उसने कितनी कंट्रीब्यूट की है। वो कोई उसको कहते, आपसे अगर आप उससे क्वेश्चन करेंगे तो वो आपको रिटर्न में आंसर करेगा जी मैंने कभी हिसाब नहीं किया, बस जो भी चीज जरूरत होती है मैं इस पे इन्वेस्ट कर देता हूँ, सो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हाँ, अलबत्ता अलबत्ता उसकी कोई लाइबिलिटीज है जो उसने पे ऑफ करनी है, वो जरूर उसके पास रिकॉर्ड जरूर होगा कि उसकी क्या लाइबिलिटी है, और उसके वो एसेट्स जो रिसीवेबल एसेट्स हैं, जैसे कि ये उधार खाता की बात है, वो भी जरूर उसको पता होगा कि हमने कितने लोगों से पैसे लेने हैं। तो सिंपल मैं ये कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट कि सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अंदर आपकी कुछ चीजों की एंट्री होती है, कुछ की नहीं होती, और कुछ की पार्शियल की एंट्री होती है, एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जिसकी बुनियाद फादर ऑफ अकाउंटिंग लुका पिकोली ने रखी थी, एक लैटिन एक फिलोसफर था बेसिकली। लुका का जो एरिया ऑफ रिसर्च था वो मैथमेटिक्स था, और मैथमेटिक्स के अंदर उसने एक कमाल बुक लिखी है लैटिन के अंदर, जिसका लैटिन में उसका जो टाइटल है सुमा अर्थमेटिका ज्योमेट्रिका, एक लंबा सा और भी इसके साथ कुछ वर्ड इसी तरह से हैं, और जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी आपके अवेलेबल है, और सुमा के नाम से वो आपको अवेलेबल है। इसी बुक बेसिकली मैथमेटिक्स की बुक थी जिसके अंदर ज्योमेट्री और अरिथमेटिक की बहुत सी चीजें हैं। 15वीं सेंचुरी में ये लिखी गई है, काफी पुरानी बुक है। लेकिन इसी के अंदर हमें अकाउंटिंग की फर्स्ट जो रिटन डॉक्यूमेंट या रिटन पब्लिकेशन हमें मिली है वो इस बुक से मिली है। इसमें सिर्फ एक चैप्टर था जिसका नाम बुक कीपिंग था। उसी में उस चैप्टर को अगर आप देखें तो उससे बुनियादी कॉन्सेप्ट जो डेबिट क्रेडिट के कॉन्सेप्ट हैं, स्केल के कॉन्सेप्ट हैं, इंक्रीज डिक्रीज के कॉन्सेप्ट हैं, या रिकॉर्डिंग के कॉन्सेप्ट हैं, वो हमें जैसा कि बुक कीपिंग के अंदर चीजें होती हैं वो हमें वहां से मिले हैं, और उन्हीं को फिर आगे तरक्की दी गई है।
इसी तरह से डेबिट और क्रेडिट का लिटरल मीनिंग भी बताया गया है कि डेबिट इज डिराइव फ्रॉम द डिबेयर और क्रेडिट डिराइव फ्रॉम द क्रीडेयर, और इनकी डिक्शनरी मीनिंग भी अवेलेबल है। अकाउंटिंग साइकिल पे हमने हमने आज अकाउंटिंग साइकिल को स्टार्ट किया है और सिर्फ ये समझा है कि डिफरेंट स्टेप्स होते हैं और प्रोसीजर्स होते हैं। स्टेप्स अपनी अपनी लेवल पे स्टेप्स होंगे। कोई स्टेप्स आप स्टेप नंबर 8 पहले नहीं कर सकते जब तक 7 ना हो जाए, 7 के बाद 8 9, इसी तरह से ये सीक्वेंस में चलते हैं। और हर स्टेप्स के अंदर कुछ प्रोसीजर्स होते हैं और हर स्टेप से हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन या डेटा मिलता है। जैसे अगर आप देखें तो इनकम स्टेटमेंट जब हम बनाएंगे स्टूडेंट, तो उससे हमें इनकम या लॉस, प्रॉफिट या लॉस की हमें हमारे पास वैल्यूज आएगी, और उस पर प्रॉफिट एंड लॉस की बेस पे हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी बनेगी। और स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी के अंदर जो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी का बैलेंस आएगा, उस बैलेंस को यूज करते हुए हम आगे चल के बैलेंस शीट बना सकेंगे। हम सिंपल बैलेंस शीट उस वक्त तक नहीं बना सकते जब तक इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी हमारे पास न बनो। तो इसमें आज जो हमने डिस्कस किए हैं वो दो चीजों को डिस्कस किया है। एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन को डिस्कस किया है, और दूसरा जो हम देखने जा रहे हैं वो सोर्स डॉक्यूमेंट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन सिंपल लफ्जों में बताया कि आप आइडेंटिफाई करें कि बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सी है। जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसको आपने रिकॉर्ड करना है एज ए अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस, और जो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है उसको फिर आप उसको उस तरह देखना है। अगर वो ड्राइंग है तो ड्राइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करने हो सकता है ड्राइंग भी न हो, कोई और करप्शन टाइप की चीज है, या किसी बंदे ने कोई आपके एम्प्लॉय ने इस तरह की कोई चीज की है कि वो चीज तो घर ले गए लेकिन उसकी ट्रांजैक्शन आपके पास छोड़ गए, तो नहीं, वो ट्रांजैक्शन वहां पे इंक्लूड नहीं की जाएगी। अगर उस तरह की ट्रांजैक्शन है तो वो फिर एम्प्लॉय की सैलरी से उसको डिडक्ट किया जाएगा, या जो भी मामला आते हैं। तो सिंपल आपने फोकस करना है बिजनेस ट्रांजैक्शन के ऊपर। जो बिजनेस ट्रांजैक्शन आपके पास है उनको आपने लेके आना है। फिर ट्रांजैक्शन की यहाँ पे डेफिनेशन है, रेसिप्रोकल और नॉन रेसिप्रोकल वगैरह डेफिनेशन, 2 3 पार्टीज, इसको भी आप देख लें। सोर्स डॉक्यूमेंट्स की तरफ आ गए हम। सोर्स डॉक्यूमेंट्स में आए तो ये ऑडिट रिक्वायरमेंट है। हमें पता है कि रसीदें बहुत ज़रूरी होती हैं। कभी करप्शन के केस फंसते हैं तो फिर सबसे पहले रसीदें मांगी जाती हैं, तो रसीदें बहुत ज़रूरी हैं। और डेफिनेटली अगर आपके पास कोई चीज़, किसी चीज़ की अगर आपने करप्शन नहीं की है, वो लीगल है, वो वाइट मनी है, तो उसकी हमेशा रसीद होगी। रसीद तो एक जब आप 1000 रुपीज़ के शूज़ परचेज करें उसकी भी रसीद होती है, लिहाजा हर चीज़ की रसीद होती है। तो ये सोर्स डॉक्यूमेंट रसीदें हैं। ये पहली रसीद जिसको कैश मेमो बोलते हैं, एएस का तलक कैश से, कभी भी कैश ट्रांजैक्शन होगी उसके ऊपर आपको कैश मेमो मिलेगा। इनवॉइस या बिल क्रेडिट के ऊपर है। अगर ट्रांजैक्शन क्रेडिट के ऊपर है, उधार पे, तो इनवॉइस आप इशू करेंगे अगर आप सेलर हैं, और अगर आप रिसीव करेंगे अगर आप परचेजर हैं। इसी तरह रिसीट जो है, रिसीट बेसिकली सेकंड डॉक्यूमेंट है। पहला डॉक्यूमेंट इनवॉइस इशू होता है क्रेडिट के केस के अंदर, और जब क्रेडिट को पे ऑफ करते हैं उस टाइम आप रिसीट इशू करेंगे। या अगर आप आप बायर है, जिसने परचेज किया था, कस्टमर है, तो आप रिसीट रिसीव करेंगे। फिर हमने बात की थी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के ऊपर। डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जो हैं, ये दोनों जो हैं ये रिटर्न का केस है, परचेज रिटर्न और शेयर रिटर्न का केस है। डेबिट नोट जो है वो परचेज रिटर्न का केस है, और शेयर रिटर्न जो है वो जो क्रेडिट नोट है वो शेयर रिटर्न का केस है। अब इसमें मैं इस छोटे से पॉइंट को हाईलाइट करना चाह रहा था कि ये डेबिट क्यों है और ये क्रेडिट क्यों है, इसको डेबिट नोट क्यों कहा जाता है और क्रेडिट नोट क्यों कहा जाता है। ये मैंने एक आपके सामने एंट्री रखी है परचेज रिटर्न की। परचेज रिटर्न में क्या होता है, परचेज रिटर्न जब होता है तो आपका जो भी क्रेडिटर है उसको आप डेबिट लगाते हैं, और आप जो भी आपका परचेज रिटर्न है उसको क्रेडिट लगाते हैं। अगर आपका क्रेडिटर चूंकि डेबिट है तो लिहाजा उसको वो डेबिट नोट इश्यू करेगा। और दूसरा जो है, अगर आपका सेल के केस में अगर देखें तो सेल के केस के अंदर ऐसे होता है, सेल के अंदर सेल रिटर्न जब होगा तो आपका जो क्रेडिटर है, जो आपका डेटर है, डेटर जो है अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट जो है, उसको क्योंकि क्रेडिट लगता है लिहाजा इसीलिए इसको क्रेडिट नोट अब बोला जाता है। इसी तरह पेन स्लिप है, जो बैंक में आप जाते हैं, जिस जिस चेक के ऊपर आप पैसे जमा करते हैं या अपनी फीस जमा करते हैं उसको पेन स्लिप बोलते हैं। चेक आपको पता है, चेक इशू किया जाता है, उसके ऊपर सारी चीजें होती हैं। काउंटर फाइल भी आपने एक चीज को सीख लिया कि काउंटर फाइल से मतलब क्या होता है, वो जो रिकॉर्ड आपका दूसरी जगह मेंटेन किया जाता है। इवन चेक बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो रिकॉर्ड चेक बुक के अंदर ही मेंटेन किया जाए छोटा सा पीस, उसको काउंटर फाइल बोलते हैं हम। इसी तरह से वाउचर है, वाउचर की 3 टाइप्स हैं, इसमें जनरल वाउचर, रिसीट और पेमेंट तीनों यूज होते हैं।
सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आज का हमारा यूनिट कंप्लीट होता है। आप ज़रूर इसके ऊपर आप इसके एमसीक्यूज़ वगैरह को अटेम्प्ट करें और इसको इसको ज़रूर कॉन्सेप्चुअली अपना ज़रूर क्लियर रखें, इसलिए कि नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जाएँगे जर्नल एंट्री के ऊपर। तो ये बेसिक बेसिक जो आइडियाज़ हैं हमारे पास, ये एक्रूवल के कॉन्सेप्ट और ये कैश बेसिस के कॉन्सेप्ट और ये बेसिक बेसिक चीज़ें, इनवॉइस, रिसीट, इन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। चूँकि ट्रांज़ैक्शन के अंदर सम टाइम आपको इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे कि इश्यू इनवॉइस या डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर इनवॉइस की बात होगी तो आपको अंदाज़ा होगा ये ट्रांज़ैक्शन क्रेडिट पे है। अगर कैश मेमो की कहीं पे बात की जा रही है तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कैश ट्रांज़ैक्शन है। इसी तरह से डेबिट नोट की अगर बात की जा रही है तो ये बीइंग अ बायर आपने इसको ये प्रिपेयर करना होता है, और अगर क्रेडिट नोट की बात की जा रही है तो बीइंग अ सेलर आपने इसको करना होता है। इसी तरह से पेन स्लिप्स का अगर ताल्लुक होगा, तो जब आप अपनी कैश को बैंक में डिपॉजिट करने जाएँगे, आगे चल के हम बात करेंगे कैश बुक के अंदर हमारे पास एक एंट्री होती है काउंटर एंट्री, उस केस में हम देखेंगे, और इसी तरह से चेक वगैरह को भी हम बैंक रिकन्सिलिएशन में देखेंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का लेक्चर एक इंटरेस्टिंग और इसको आपको आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7 में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। उस वक़्त तक खुदा हाफ़िज़।